जैसे एयरलिफ्ट ने क्या ऐसा किया कि वो आई बहुत इम्प्रूव हुई और फिर एकदम डाउनफॉल आ गया। भाई करीम को 40-50 दिरहम की एवरेज राइड मिल रही है पर यूजर, रेवेन्यू है, क्यों पाकिस्तान आएगा? आपके पास आइडिया है, आप गए, आपने बताया मेरा आइडिया सबसे बेस्ट है और आपको सामने वाले कहेगा ठीक है इतनी इक्विटी दो, ले लो पैसा, ले जाओ। पाकिस्तान की मार्केट है, जैसे आपने शुरू में कहा टैलेंट है, तो टैलेंट है, वही बात है, पैसा भी बनेगा, स्टार्टअप भी अच्छे आ रहे हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि वो चीज़ सस्टेन करेगी। क्या पाकिस्तान में सच में क्राइसिस है फंडिंग की? क्या मार्केट फिट मेरे लिए वो है जिसको पैसे मांगने ना पड़े। वही बात है, अभी मैं बड़ा होके सिविक बनूंगा या ट्रक बनूंगा या जो भी बनूंगा, लेकिन अभी तो रिक्शा ही है ना, तो उसके हिसाब से काम कर ले। अगर आप चेरी पिकिंग करेंगे हर जगह से कि उसने ये किया था तो हम भी ये करते हैं, उसने ये किया था हम भी ये करते हैं, तो हम सक्सेस हो जाएंगे, तो कभी ये काम कर जाता है बट मोस्टली ये काम नहीं करता। पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड और एक लेस देन एन डेकेड में हमने $1 बिलियन ऑलमोस्ट सिर्फ पाकिस्तानी स्टार्टअप से रेस किया है। इसका मतलब है हमारे पास टैलेंट की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है और हमारे पास आइडियाज़ की भी कमी नहीं है। सो मसला आ कहाँ रहा है? Between 2018 to 2021, money was flowing, pitch decks were winning, और everyone called it an flourishing ecosystem. Yet कुछ अरसे बाद पैसा आना बंद हो गया और ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टार्टअप्स कोलैप्स हो गए। देन फिर एक बहुत अनकम्फर्टेबल क्वेश्चन रेज होता है कि डिड पाकिस्तान एवर बिल्ड रियल प्रोडक्ट्स? इसी सब को डिकोड करने के लिए आज मैंने बहुत स्पेशल गेस्ट्स को बुलाया। वी हैव 2 गेस्ट हियर, लेट मी इंट्रोड्यूस यू गाइस टू देम। सो आवर फर्स्ट गेस्ट इज सैयद हस्तील हैदर रिजवी। वो NIC नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में लीड करते हैं इंक्यूबेशन को। ही इज़ वन ऑफ द पाकिस्तान, जो NIC है, इट इज़ वन ऑफ द पाकिस्तान मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्टार्टअप प्लेटफॉर्म। He works hands-on with early stage founders from idea validation to investor readiness and operates at the intersection of entrepreneurship, policy and institutional support. हमारे दूसरे गेस्ट हैं उमर अहमद खान। He is a UK exceptional talent and ecosystem contributor with experience working at Meta, जहाँ से हम उनकी एक्सपर्टीज़ को आज जो है वो हार्नेस करेंगे और उनके पास एक बहुत वर्सेटाइल किस्म का एक्सपोजर है ऑफ ग्लोबल टेक कंपनीज कि वो किस तरह प्रोडक्ट्स बनाती हैं और कैसे उनको मार्केट रेडी करती हैं। तो आइए मिलते हैं, हम अपने इन दोनों गेस्ट से मिलते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में जानते हैं और डायरेक्टली हम उस पिंचिंग पॉइंट को हिट करते हैं जो हम सब सुनना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्यूरियस एंड कैंडिड। इट्स अ प्रिविलेज आप लोग यहाँ पर आए एंड इट्स इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे हम मेरे साथ कॉन्वर्सेशन करेंगे। एंड जैसे मैंने अपने हुक में कहा ना, लाइक कि हम उसी को आगे लेके चलें कॉन्वर्सेशन को, कि 2018 से 2021 के बीच में पाकिस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम ने एक रैपिड बूस्ट देखा, जिसमें हमने बहुत सारी इमर्जिंग कंपनीज को देखा कि उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया एंड वो मार्केट में आके बड़ा बूम से आए। एंड सैडली हम पोस्ट कोविड भी कह सकते हैं, पोस्ट 2022 भी कह सकते हैं कि हम नज़र आया कि ऐसे वो कंपनीज भी गायब होना शुरू हो गई एंड वी फील लाइक कि कुछ तो गलत हुआ है एंड स्टिल हम फिगर आउट नहीं कर पा रहे क्या हुआ है। सो टेल मी व्हाट हैपेंड देयर एंड व्हाट हैपेंड विद एयरलिफ्ट। कि एयरलिफ्ट आया एंड इट वाज गोइंग ग्रेट। इनफैक्ट मैं कराची में आई विटनेस्ड इट कि लोग बड़े खुश थे एयरलिफ्ट से कि इट वाज वन ऑफ इट्स काइंड आए और बड़ा अच्छा सा कस्टमर्स वर हैप्पी। सो व्हाट हैपेंड देयर और कौन सी कंपनीज हैं लाइक सादा पे जो अभी तक हमें नज़र आ रही हैं, दे आर फ्लरिशिंग? ओके, तो पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो माय नेम इज सैयद हस्तील हैदर रिजवी एंड आई एम द हेड ऑफ इंक्यूबेशन एट NIC कराची। आई ज्वाइंड अ मंथ अगो। ओवरऑल अगर मैं इंट्रोडक्शन दूँ तो मैं IBA का 2017 का ग्रेजुएट हूँ फ्रॉम द मेन कैंपस एंड देन मैंने 3 साल एक वर्ल्ड बैंक स्टडी के लिए काम करा जो सिंध ग्रोथ स्ट्रैटेजी के ऊपर बेस्ड थी। तो दिस वाज पाकिस्तान फर्स्ट कंपैरेटिव रीजनल स्टडी, यानी पहली बार सिंध की इकोनॉमी को स्टडी किया गया। एट द सेम टाइम पहली बार कंपैरेटिवली असेसमेंट हुआ यूजिंग ऑफिशियल डेटा सेट्स, नो एस्टिमेट्स, कि कहाँ सिंध खड़ा है, क्योंकि जब सिंध और पंजाब की बात होती है ऑब्वियसली एक टसल होता है, राइट? चाहे बिग ब्रदर एल्डर ब्रदर कि कौन किसको पाल रहा है नहीं पाल रहा है, राइट? तो जनरली इस चीज़ को डिफ्यूज करने के लिए और उसको एकेडमिकली स्टडी करने के लिए ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े और उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, तो दिस इज वन ऑफ माई यू कैन से अचीवमेंट्स। दिस वाज वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। काफ़ी लोगों ने कहा यार क्या कर रहे हो तुम, जाओ तुम PMI में जाओ, BAT में जाओ, यूनिलेवर PNG में जाओ, तुम एक आध टेस्ट मिस करे। लेकिन मैंने कहा नहीं यार कोई बात नहीं, इस तरह भी कौम की खिदमत हो सकती है, मुल्क की खिदमत हो सकती है। ओवर आर्चिंग आइडिया यही था
जो आई थिंक काफ़ी चीज़ों में मेरा रिफ्लेक्ट करेगा आपका विजन। अब मैं ये नहीं कहूँगा हम सक्सेसफुल उस तरह, हर किसी की अलग होती है, लेकिन जो आप अचीव कर पाते हैं, जो भी दुनिया को शायद अचीवमेंट रखे, उसके पीछे सर्टन रेसिपीज होती हैं। जो स्टार्टअप के बारे में हम आज बात करेंगे इंशाल्लाह, ऑडियंस को बताएंगे। विजन, माइंडसेट, वैल्यूज, मिशन, क्लैरिटी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ज़रूरी नहीं होता वेयर यू स्टार्ट, वेयर यू प्लान टू बी, यू एंड अप देयर। विद द राइट माइंडसेट, विद एवरीथिंग राइट, एवरीथिंग कैन बी डन। यही चीज़ सोच के मैंने वो चीज़ करी, माशाल्लाह वो कंप्लीट हुई। असिस्टेंट क्या इंटर्नी के तौर पे स्टार्ट किया था कि 4-6 हफ्ते के लिए करेंगे, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। 3 साल की जर्नी हो गई। उसके दौरान अर्शद हुसैन के साथ वो बुक लिखी, या यूँ कह लो वो तो सारे बड़े लोग थे सारे जो को ऑथर थे, बट आई कैन से अल्हम्दुलिल्लाह कि उसकी इन्फेंसी से लेकर राइटिंग, एडिटिंग, उसकी डेटा की कोलेशन, डेटा बहुत अजीब बिगड़ा था, तो सारी चीज़ें करी। और तो डेवलपमेंट सेक्टर का बेसिकली एक्सपीरियंस हुआ, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा विश्व साहब के याद। फिर किंग्स कॉलेज गया मैं 2020 में, कोविड आ गया। मेरे जाते ही समझे मेरा इंतजार कर रहा था कि वो सब यूके में बंद हो गया, यहाँ भी बंद हो गया, ना वहाँ जा सकता है ना यहाँ। पैसे पूरे दिए तो आप पढ़ाई भी पूरी सही तरह नहीं कर सकते, तो 8 महीने वो देखा जाए पैसे इतने महंगे किंग्स कॉलेज से दिए पॉलिटिकल इकोनॉमी के मास्टर्स के, क्योंकि सारे वो चीज़ पढ़ चुका था। और बाय द वे IBA से मैंने BBA नहीं किया, मैंने सोशल साइंस एंड लिबरल आर्ट्स करा। सो दैट्स आल्सो समथिंग दैट पीपल कैन डू, और उससे डरने की जरूरत नहीं, आपको काबिल बनना है। तो जब बेसिकली जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ा और फिर डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया, तो समझ आया नहीं यार ये तो चीज़ें मैं सही कर रहा हूँ, अब पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ने की ज़रूरत है। तो वंस आई स्टडीड दैट एंड देन खैर मैं वहाँ गया, वापस आया हुआ था पेरेंट्स से मिलने। तो फिर बहरहाल पेरेंट्स की कंडीशन, स्पेशली फादर का हार्ट कंडीशन की हुई, सारे बहन भाई बाहर हैं, तो आई कुड नॉट गो बैक। दैट एक्चुअली स्टार्टेड माई जर्नी, द रियल जर्नी विद यू कैन से द सॉफ्टवेयर हाउस कल्चर, या जो स्टार्टअप जैसे बोलते हैं हमारी हरफ आम में, वहाँ से इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुई। तो एक सॉफ्टवेयर हाउस के लिए काम कर रहा था तकरीबन 2.25 साल। फिर आइडिया आ ही रहा था बीच में, वही बात है ना कि आपकी लॉजिक क्लैरिटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। वो भी कंफ्यूज हो रहे थे कि तुम क्यों आ रहे हो, ठीक है। तो while this journey is not about me, मैं 1-2 मिनट इसलिए रहा हूँ so you understand who I am and what I did, and यही चीज़ें मैं इन्वेस्टर्स क्या एंटरप्रेन्योर को बता रहा होता हूँ आज, यार यही करो। माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल्स आर रियली इंपॉर्टेंट। वो जो कंपनी के विजन, मिशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चीज़ें लिखी होती हैं ना, दे आर रियली इंपॉर्टेंट। दे ड्राइव यू जस्ट लाइक एक इंसान को ड्राइव करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी बनाते हैं, डायनामिक बनाते हैं। तो वेरी स्मॉल थिंग हुआ ये, बेसिकली मैं एक कंपनी है इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड IIL, मैं उसके लिए स्काउट हो रहा था और बहुत डिले आया उसमें 6 महीने का तकरीबन टेरिटरी सेल्स मैनेजर पोजीशन के लिए। लेकिन क्योंकि इमरान खान की हुकूमत चली गई तो स्टील इंडस्ट्री बहुत ख़राब हो गई, तो 80,000 से सरिया 1.5 लाख में चला गया, तो हॉल्ट हो गई पोजीशन। फिर बाद में जब खैर हुई तो थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट इस तरह, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब करता है, आई वाज नॉट इंटरेस्टेड टू बी ऑनेस्ट विद यू। वहाँ से जो मैंने काम स्टार्ट करा ना, वो भी यही परेशान थे कि यार तुम तो कहीं भी जा सकते हो, हमारे पास क्यों आ रहे हो। मैंने कहा यार मुंह मांगे पैसे दे रहे हो मुझे, मैं क्यों नहीं आऊँगा, इकोनॉमी ख़राब है, आई नीड टू वर्क, और मुझे नज़र आ रहा है कि यार आई कैन वर्क है। तो वो कंटेंट रिलेटेड स्टार्ट हुआ, बड़ा स्मॉल। विजन मेरा वही था, बड़ा क्लियर। मैंने कहा नहीं यार मैं मार्केटिंग ब्रांडिंग का बनता हूँ। जाने से पहले बाय द वे 8 महीने के लिए INIC कराची के पहले इंक्यूबेटी जो थे बैच के लर्निंग पिच के लिए काम करा, वजाहत अब्बास के लिए। तो वहाँ से पता लगा था इग्नाइट के बारे में और इन सारे इदारों के बारे में। एनीवे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो चीज़ें हो गई, क्लैरिटी आई कि नहीं यार सेल्स और मार्केटिंग करनी है, मौका नहीं मिल रहा। तो कम्युनिकेशन इज अ की ब्रिज दैट यूनाइट्स और कनेक्ट्स सेल्स एंड मार्केटिंग। नहीं पता था कि उसमें ब्रांडिंग में बहुत बड़ा एलिमेंट है। तो कंटेंट से 6 हफ्ते के अंदर आई वाज मूव टू ब्रांडिंग, एंड दैट वाज माय बिगेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस, द कर्वेचर दैट एक्चुअली एक्सेलरेटेड एवरीथिंग। वो शायद वो चीज़ नहीं होती जो अनफॉर्चुनेटली लोग वहाँ चाह रहे थे कि मैं कुछ और करूँ, यार हट जाऊँ टीम से। होते हैं इंटरनल पॉलिटिक्स, ये चीज़ें आएंगी, होती हैं दुनिया में, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल। बट समहाउ आई स्टेड एडमेंट कि नहीं, वैल्यू प्रोवाइड करनी है, मुझे पैसे दे रहे हैं ना हलाल करने के लिए, तो मैं उसके लिए बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करूँगा। आई टुक दैट। कोई बात नहीं, कभी कभी फ्रस्ट्रेट होता है इंसान, स्टार्टअप करोगे आपको भी यही होगा कि यार नहीं जाना, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, बट स्टे ट्रू टू योर नॉर्थ। वो नॉर्थ होता है ना, एक चीज़ पकड़ लो, 1 स्टार मैट्रिक, 1 मैट्रिक दैट मैटर्स, पकड़ लिया, क्वालिटी देनी है, डिफरेंट काम करना है। उससे बेसिकली मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ एक्चुअल, जहाँ पे आज खड़ा हूँ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सो एवरीवन कैन बी इंस्पायर्ड, नॉट जस्ट बाय इलॉन मस्क एंड ऑल। मुझसे भी नहीं हो, सीखो दूसरों से, यू आर ऑलवेज लर्निंग। कोई कहता है ना सक्सेसफुल है, इलॉन मस्क को शायद कह सकते हैं, उस तरह के लोगों को शायद कह सकते हैं। उमर भी इसी बात पे बिलीव करते हैं कि नहीं यार मैं कहाँ सक्सेसफुल हूँ। एवरीवन्स लर्निंग, एवरीवन्स जर्नी, आप उससे फेलियर से भी सीखें। तो बहरहाल वहाँ से वो चीज़ स्टार्ट हुई, ब्रांडिंग में आ गए, माशाल्लाह अच्छा काम करने लगे। हमने देखा यार सॉफ्टवेयर सही काम नहीं कर रहे, सजेशन दी कि अनएथिकल ना हो, ये नहीं करें, वो नहीं करें, ब्रांड डिस्टिंग्विश कराए। एट द वेरी लीस्ट मैंने अपनी पूरी कोशिश करी सही चीज़ें हों,
अगर कस्टमर को भी टैप करना है, ये वही आ रहा है कैक, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट और पर्सोना, ब्रांड का पर्सोना होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। 13 ब्रांड्स लाइव थे जब मैं था उस कंपनी में, और 10 ब्रांड्स लाइव करवाए। पहले काम डायरेक्टली नहीं किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो वजाहत के साथ जो काम किया था वहाँ पे एक छोटा सा स्किल था जो लिया कॉपी राइटिंग का। वो भी रैंडमली हुआ कि सब बैठ के स्क्रिप्टिंग कर रहे थे, और दिमाग थोड़ा बता रहा हूँ उसी तरह का, उसको ट्रांसफरेबल स्किल करा। अगेन दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन आफ्टर बीइंग पॉजिटिव इन फाइंडिंग अ नॉर्थ। You need to be very, very vigilant and at the same time using your cognizant mind कि आप उस चीज़ को ट्रांसफरेबल वैल्यू बनाओ, किसी भी चीज़ को। किसी फेलियर को भी विन बनाना आसान नहीं है, लेकिन वो माइंडसेट होना इंपॉर्टेंट है कि उस चीज़ नेगेटिविटी से मैं कैसे पॉजिटिविटी निकाल सकता हूँ। तो आई डिड दैट, अल्हम्दुलिल्लाह बिकमिंग सक्सेसफुल इन दैट वे कि सबने पजीराई करी। ब्रांड्स डिस्टिंग्विश जब होने लगे उससे बड़ा फ़ायदा हुआ। वो बेसिकली करते थे ई बुक्स और बहुत सारी चीज़ें करते थे, मार्केटिंग प्लान भी आने लगे जो करते नहीं थे, मैंने वो भी करके दिया। मैंने एक बड़ी बेसिक पोजीशनिंग करी। मैंने देखा यार इनके पास कस्टमर्स जो है ना वो बड़े ख़राब हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, कुछ इंटरनल आई वोंट डिस्कस, बट ब्रांडिंग का इशू था और उसमें पोजीशनिंग का मसला था। सारे ब्रांड एक तरह का काम कर रहे हैं, कंटेंट भी एक तरह का ही है वेबसाइट पे, तो कैसे ब्रांड डिस्टिंग्विश होगा? दैट वाज माय क्वेश्चन। तो मैंने सोचा अगर मैं ओनर हूँ, आई शुड पिवट इट इन अ वे कि हर ब्रांड, हर वेबसाइट डिफरेंट हो, उसका पर्सोना अलग हो। वो एक, अगर हम 12 कैटेगरी सर्व कर रहे हैं, वो 12 के 12 नहीं हो, वो दे रहे हो एट द एंड ऑफ द डे, सब दे रहे होते हैं। जैसे हर डिजाइन बेस्ड कंपनी, वेब बेस्ड कंपनी, फिनटेक कंपनी एक ही चीज़ें आखिर में दे रही है, बट एक यूएसपी आगे कर दो, उसको पिवट करा। मेरे हिसाब से तो सिंपल चीज़ करी जो उनको कर लेना चाहिए था। 12-15 साल पुराने एग्जैक्ट नहीं, तो दूसरे इस तरह के सॉफ्टवेयर हाउस के लोग थे। थिंग्स वर्क। फ़ायदा क्या हुआ? मुझे शायद उसका मॉनेटरी उस तरह बेनिफिट नहीं मिला, रिकग्निशन भी नहीं मिली। आई बी स्ट्रेट फॉरवर्ड अगेन, ये भी बहुत होता है। बट आई वॉज हैप्पी कि मैंने देखा साल के अंदर जो यूजर बेस थी वो बहुत स्ट्रांग हो गई, क्वालिटी ऑफ कस्टमर्स इंप्रूव्ड, उसकी वजह से रेवेन्यू इंप्रूव हो गया। मैंने खुद देखा, जबकि एक स्ट्रगलिंग टाइम था। तो बहरहाल ये बड़ी इंपॉर्टेंट जर्नी थी, और वहाँ से बस मुझे फिर आइडिया हुआ कि नहीं यार, मुझे बेसिकली झूठ नहीं बोलना। एक और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा झूठ बोलते हैं हमारे यहाँ। हाँ। मैंने कहा यार आप जब अमेरिका में बैठे हो, रजिस्टर कराए, क्यों बोलना है कि यार अमेरिका में? ये मैं उनको बोल नहीं सकता था, इंटरनली हम डिस्कस करते थे। तो मैंने कहा नहीं यार, अब मैं इतना सीख गया हूँ, और इनफैक्ट एक साल से सोच ही रहा था कि अपना काम करूँगा, बट ये भी सोच रहा था कि यार 2,500 लोग एम्प्लॉयड हैं, सब तो अपना काम नहीं कर रहे हैं। इसके लिए यार सोच ऐसा क्या है यार कि 200-250 जो टॉप के लोग हैं वो भी तो अपना बिजनेस नहीं कर रहे। तो आई नीड टू डू समथिंग राइट, while they are doing something right as well, I need to do something a bit better. उसकी पोजिशनिंग, उसकी प्लानिंग, सारी चीज़ें करी। फिर देन आई फाउंड एन इन्वेस्टर, यू कैन से, जिसने भरोसा करा, उसने हाथ पकड़ा, और फिर वहाँ से स्टार्ट किया। और वो एक यू कैन से वाज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। मुझे पैसे नहीं लगाने पड़े, मुझे टेंशन नहीं लेनी पड़ी। एक बहुत ही क्रूशियल टाइम था मेरी लाइफ का, जब मैं कह रहा था यार मैं क्या करूँ, नहीं करूँ। लोग भी कह रहे थे, घर वालों को भी समझ नहीं आता यार बता क्या करता है, क्यों नहीं जा रहा, MBA क्यों नहीं कर रहा। फिर वही बात, MBA क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि सब वही कर रहे हैं। एक और लेसन फॉर स्टार्टअप्स, हर चीज़ हर कोई कर रहा है, फैशनेबल हो रहा है, हेल्थ टेक, मेंटल हेल्थ, ज़रूरी नहीं आप उसमें जाओ। अंदर से नहीं है फीलिंग, नहीं जाओ। मार्केट गैप जब तक आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, तो नहीं जाओ। मेरा तो ये मेरी, while the story is a bit longer, these things मेरी कॉन्वर्जेशन में हमेशा आज तक आ रही हैं, तो मेरा पर्सोना बन गया। Many can relate, yeah. ठीक है, तो बहरहाल तो, और वहाँ से बस फिर समझे, ऑन वन फाइन डे असफर साहब हेड हंटेड मी, हेड ऑफ मार्केटिंग PR आउटरीच के लिए आ रहा था। बहुत अच्छी चीज़ें थ्रू आउट इंटरव्यूज चल रही थी, तो असफर हुसैन से मेरा ऑफिशियल उस टाइम पे तारुफ हुआ। ही रियली लाइक मी, और बातें चल रही थी, मैंने कुछ पिन पॉइंट्स देखे। क्योंकि एक और फिर फाइनल लेसन में बोलूँगा, और वही सारी चीज़ें आई थिंक हम सब यही बात करते रहेंगे। पर्सपेक्टिव, व्हाट यू डूइंग, where you standing, what you have done, why you have done, and where you want to be. तो मैंने जब ये देखी कि यार वैकेंसी है, मैंने कहा इनका कोई पेन स्टेकिंग पॉइंट होगा ना, तभी मुझे लाना चाह रहे हैं। तो आई फिगर्ड 1 घंटे आधे घंटे के अंदर, आई रिमेंबर जल्दी से उनके 3 सोशल मीडिया देखे, 25 से 45,000 फॉलोइंग्स थी, और मैंने देखा एंगेजमेंट कम है। तो मैंने कहा मोस्ट लाइकली ये एक इशू हो सकता है। फिर उसका खैर कुछ इंटरनल चीज़ें आई वोंट डिस्क्लोज, बट आई आइडेंटिफाइड एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे एक रिजुविनेशन की ज़रूरत है, ताकि वो फ्रेमवर्क आगे जाके ट्रांसलेट हो। एंड बॉडी को समझ आई, YBG वगैरह जो सारे हमारे कंसोर्शियम पार्टनर्स हैं, जिनका अभी आगे डिस्कशन होगा, तो उन सबको अच्छा लगा, एनर्जी अच्छी लगी। मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या चल रहा है। आज तक तो मुझे किसी ने इस तरह की पजराई ऑनेस्टली नहीं करी, तो आई फेल्ट अ पार्ट ऑफ अ फैमिली। मैंने माजिद से भी थ्रू आउट का, असफर से भी, बाकियों से भी कहने हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो बस उन्होंने यूँ कह सकते हैं एक और चीज़ फाइनल बिल्कुल, कि जो हम तरह मेरे जैसे लोग होते हैं, इनफैक्ट मुझे लगता था मैं पागल हूँ। और मैं स्टार्टअप कल्चर में जब एक्चुअली आया हूँ,
इंक्यूबेशन सेंटर में, तो मैंने देखा मेरे ऐसे और बहुत सारे पागल हैं और बहुत अच्छे सक्सेसफुल पागल हैं जिनसे इंस्पायर्ड हो सकते हैं लोग और ग्रो कर सकते हैं। शायद सक्सेसफुल होने के लिए पागल होना जरूरी है। तो हाँ, तो ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है और हाँ मैं पागल हूँ बट NIC के लिए एंड आइडिया यही है यहाँ पे आने का कि वही बात है कि आया हूँ इधर तो टाइम वेस्ट नहीं करना, अच्छा काम करना है, वैल्यू ऐड करनी है, इसी तरह इकोसिस्टम से वैल्यू लेंगे, जो अच्छा कर सकते हैं वो करेंगे। थोड़ा सा हमारे सिमिलरली वी वुड लव टू नो अबाउट यू, आप बाहर क्या कर रहे हैं, वहाँ क्या चल रहा है एंड क्या क्या डिफरेंसेस आपको फील हो रहे हैं? थोड़ा एलिएनेटेड लग रहा है असली की बातों से नया मेरी जर्नी इतनी लंबी नहीं है या मैंने कभी सोचा नहीं, बट आई विल ट्राई टू लाइक गिव यू अ व्यू ऑफ माय कैनवस। तो मैं जो है यहाँ पर इंडियन था, मैंने यहाँ पर CIS की, और CIS जब मैं कर रहा था मुझे शौक था जो है मतलब काइंड ऑफ डूइंग थिंग्स अदर देन स्टडीज़। मतलब स्टडीज़ एक जगह है, ठीक है, वो आपको तो करनी है, कंपलसरी है, बट इसके अलावा जो है एक्सपोजर क्या क्या मिल सकता है मुझे, क्योंकि ओवर द ईयर्स से जब मैं अपने स्कूलिंग कर रहा था, फिर यहाँ पर हाई स्कूल तो होता नहीं है, आपका एक कॉलेज सिस्टम है, तो उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें गैप लगी कि मैं जो है अपने आप को ग्रूम नहीं कर सका। तो ND एक अच्छा प्लेटफॉर्म आया, वहाँ पर जो है मैंने फिर अपने जो है आर्म एक्सटेंड किए, तो देखा कि मैं कहाँ जो है वो अपने आप को इन्वॉल्व कर सकता हूँ। तो साथ ही यहाँ पर जो है बहुत अच्छे प्रोग्राम हुआ करते थे, कुछ अभी भी हैं, कुछ जो है वो बदल गए। तो अपने आप को जो है मैंने इनरोल किया माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट पार्टनर में, और इसी तरह जो है गूगल एंड्रॉयड डेवलपर्स फॉर एंड्रॉयड डेवलपिंग बहुत ज़्यादा थी, और उस वक्त होती थी भी जावा पे, कॉटलिन बाद में आई। तो इसमें मैंने अपने आप को इनरोल किया और वहाँ पर जो है पहले सीखा इंटरनेशनली जो है लोगों से कि आपको किस तरह चीज़ें वर्कशॉप करवानी है, और फिर वर्कशॉप करवाई। तो एक चीज़ जो मेरे अंदर थी, जो लोगों में जो है कभी कम होती है कभी होती है, वो बिल्ड आउट नहीं करते, कि स्टेज फ्राइट नहीं था। तो मैं ज़्यादा था, अगर गलत भी हूँ ठीक है, कोई बात नहीं, स्टूडेंट्स ही है मेरी तरह, तो कोई ऐसी बात नहीं है शर्मिंदगी की। तो मैं इन चीज़ों में लगा रहता था, साथ में पढ़ाई भी होती रहती थी, और मेरा एक जो रहता था कि कंसेप्चुअल स्टडी करनी है, फाउंडेशंस बनानी है, तो मैं वो करता था, रट्टे लगते नहीं थे मुझसे। तो पढ़ाई में बस ओवर द कोर्स जो है मैं अच्छा जा रहा था, नॉट ओवर द टॉप, बट ऑन द अदर हैंड ये चीज़ें मैं करता था। तो साथ ही जो है जब मुझे ऑब्वियसली थोड़ा एक्सपोजर मिला, तो मुझे जो है अपॉर्चुनिटीज़ से नज़र आई कि हाँ मैं जो है वो इंटर्नशिप वगैरह ऑब्वियसली सब लोग करते हैं, तो मैंने यहाँ पर भी स्टार्ट की, फिर मैंने बाहर भी स्टार्ट करने की। तो मेरा पहला एक्सपोजर इंटरनेशनल किसी कंपनी में रहा, वो माइक्रोसॉफ्ट में रहा। तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्नशिप पे मिली जो इजिप्ट में थी, उनकी रिसर्च लैब में। और मेरा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्पेशलिटी थी, और उससे मेरा जो है थोड़ा पिवट हुआ डेटा की तरफ वहाँ जाके, क्योंकि वो उनकी डेटा रिसर्च लैब थी जिसपे वो बिंग पे काम कर रहे थे। ओवर द लाइक बिंग इतना का चलता नहीं है, बट फिर भी। तो ये मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ डेटा वर्ल्ड में जाके। तो वहाँ से जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो सबसे फिर मैं वापस आया यहाँ पर, अपनी कंप्लीट की स्टडीज़। तो मेरा पहला स्टार्टअप, या स्टार्टअप नहीं कहूँगा, SMB हो गया था, तो वो था इलास्टिका। रेहान जलील, वो भी IIT के जो है एलुमनाई है, उनका स्टार्टअप था, तो सिक्योरिटी बेस्ड। तो मैंने वो ज्वाइन किया, फिर इवेंचुअली मैं मूव किया करीम में, और करीम के बाद फिर मैं अपनी स्टडीज़ के लिए चला गया यूरोप, जो मुझे जो है EIT स्कॉलरशिप मिली थी, जिनका हर जो है वो एक साल एक सेमेस्टर आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी और अलग कंट्रीज़ में था। तो मोबिलिटी की वजह से मुझे बहुत एक्सपोजर मिला। फिर मैं स्वीडन में गया, वहाँ पर मैंने ट्रू कॉलर में काम किया, जो यहाँ पर एक कंपनी थी जो आपको स्पैम बता दी थी, ये नाम बता दी थी, नंबर कौन कॉल कर रहा है। इवेंचुअली देन जो है मैंने जो है मूव किया फिनलैंड में मैंने जो है अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, और फिर कोविड आ गया, ऐसे बताया। फिर वहाँ पर मैं अटक गया। फिर मेरा जो है प्लान नहीं था कि मैं फिनलैंड रुकूँ, बट फिनलैंड में जब मैं रहा, फिर मुझे थोड़ा और मैंने अपने जो है एक्सपोजर देखे, साथ साथ काम के साथ, कि मैं किस तरह जो है, क्योंकि मेरा प्रोग्राम इस तरह था कि वो इनक्यूबेटर्स को इंटीग्रेट करता था। मतलब आप पास आउट हुए, आप कोशिश करता था कि स्टार्टअप सब बनाए। तो एक मैं पूरे कल्चर के थ्रू गुजरता था कि एक स्टार्टअप किस तरह बनता है, और बहुत सारे स्टार्टअप्स हमें जो है आके स्टडीज़ और रिसर्च और अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते थे। तो साइकिल किस तरह रहे, और हर किसी स्टार्टअप से किस तरह जो है साइकिल यूरोपियन स्टार्टअप से किस तरह चलते हैं। तो मेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस तो था ही पाकिस्तान का, तो मैं इवेल्युएट कर पाता था कि क्या चीज़ें यहाँ पर लैक करती हैं, क्या चीज़ें वहाँ पर वो एडवांसमेंट है, और क्या चीज़ डिफर करती है इवन कल्चरली। वहाँ के डिफरेंट है, इवन उनके कंट्रीज़ में पूरा यूरोप एक जैसा नहीं है। स्वीडन, फिनलैंड, ऑल्सो दे आर स्कैंडिनेवियन जो नॉर्थ में आते हैं, दे आर सिमिलर बट दे आर नॉट
एग्जैक्टली सिमिलर। सो उनका जो है वो बातचीत करने का कल्चर नहीं है, तो दे जस्ट डू देयर वर्क एंड जस्ट दे डोंट डू स्मॉल टॉक्स एंड ऑल, जो हम जो है यूजुअली यहाँ पर कर जाते हैं। वहाँ पर टी टॉक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस तरह उनके कल्चर में भी जो है, स्टार्टअप कल्चर्स में भी ये चीज़ शो होती थी। बट दे आर लाइक दे मेक श्योर कि हर स्ट्रेटजीज उनकी जो प्लान हो, दे लाइक वर्क ऑन टारगेट्स, गोल, उनकी सेटिंग्स अच्छी होती थी। एंड इवेंचुअली इसलिए उनके स्टार्टअप्स, अब आप देखें यूरोपियन स्टार्टअप्स जो है वो आते जा रहे हैं, जिसमें लवरबिल स्वीडन का ही है जो अब बहुत हाइप कर रहा है, एआई बेस्ड है। इसी तरह जो है स्पॉटिफाई एक था जो है स्वीडन का, अब किया। फिनलैंड में मैं खुद यूनिटी टेक्नोलॉजीज से, यूनिटी 3D टेक्नोलॉजीज में था जो गेमिंग इंजन है, ऑल्सो बना वो डेनमार्क में, मगर फिनलैंड में उनका जो है वो काइंड ऑफ सेकंड हेडक्वार्टर था। तो मैंने वहाँ पर काम किया, मुझे और थोड़ा अंदाजा हुआ। ऑल्सो दैट्स अ मैच्योर कंपनी, बट स्टिल आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिलता है किस तरह जो है कंपनीज रन होती हैं। दैन इवेंचुअली जब कोविड हटा, मेरा भी था कि मैं फिनलैंड में एज अ कराची बॉय, मुझे सर्दी बर्दाश्त नहीं हुई, तो मैंने कहा कि जो है यहाँ से निकला जाए, क्योंकि बहुत सर्दी, वहाँ पर -20 पे जाता है टेम्परेचर, यहाँ पर हम 5 टेम्परेचर पे जो है कंबल ओढ़ लेते हैं। अभी मैंने स्वेटर के ऊपर ओढ़ लिया है। बिल्कुल, तो वहाँ पर जो है हाल बहुत ख़राब हो गया था। तो मुझे फिर अपॉर्चुनिटी मिली मेटा में, तो फिर मैं मेटा गया। मेटा में जाके जो है पता चला कि इवन तो कि वो एक मैच्योर कंपनी है, बट उन्होंने सेटअप अपना अभी भी ऐसा रखा है कि वो स्टार्टअप कल्चर है वहाँ पर। उन्होंने प्रोडक्ट्स अपने जो है डिफाइन किए हुए विद इन लाइक के मेटा, वहाँ पर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये तो उनके आपके प्रोडक्ट्स समझ में आती हैं, जो है एप्लीकेशंस हैं हमें जो नज़र आती हैं। विद इन दैट एप्लीकेशन दे हैव डिफाइंड देयर प्रोडक्ट्स डिफरेंटली, लाइक मैसेंजर इटसेल्फ अ प्रोडक्ट है, स्टोरीज इटसेल्फ अ प्रोडक्ट है, ठीक है। तो और उस पर फिर वो जो पूरी प्रोसेसिंग करते हैं, जो साइकिल चलते हैं उनके, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, वो सारे ऐसे ही हैं जो स्टार्टअप में जो है फॉलो होते हैं। ऑल्सो ऑब्वियसली मैच्योर स्टार्टअप, दे हैव देयर ओन मैच्योर गोल्स एंड एवरीथिंग, बट एनीथिंग दे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। अगर कोई नई चीज़ भी लाते हैं, लेट सपोज अभी जो उन्होंने ऑक्यूलस लाए थे VR रियलिटी में, और अब AI ला रहे हैं उसमें, AR ला रहे हैं मेटा ग्लासेस में, तो दे डू ऑल द थिंग्स विच दे हैव डन एज अ स्टार्टअप जब वो थे फेसबुक, और वही फॉलो कर रहे हैं, और उसमें ऑब्वियसली इवॉल्व हो रहे हैं। तो आपको आइडिया होता है कि हाँ, हम बहुत सारी चीज़ें लैक कर रहे हैं जो हम नहीं देखते, और अगर हम वो चीज़ फॉलो करना स्टार्ट करें यहाँ पर, तो वी माइट लाइक एटलीस्ट से रिजॉल्व लाइक सो मनी प्रॉब्लम्स विच वी हैव यहाँ पर जो है पाकिस्तान में। क्योंकि बहुत ऑब्वियसली कल्चर अलग है, वो होगा, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम स्टक हुए हुए हैं एक दूसरे को, जिस तरह ने कहा कि एक दूसरे को देखो नहीं, अगर एक चीज़ ट्रेंड कर रही है वो ना करो, आप देखो कि आप अपनी सिचुएशन में क्या हो और आपको किस तरह वो चीज़ें रिजॉल्व करनी है। अगर आप चेरी पिकिंग करेंगे हर जगह से कि उसने ये किया था तो हम भी ये करते हैं, उसने ये किया था हम भी ये करते हैं, तो हम सक्सेस हो जाएंगे, तो कभी ये काम कर जाता है, बट मोस्टली ये काम नहीं कर पाता। और इसलिए जो है आप स्टडी करें, केस स्टडी करें, हाँ उसने क्यों हुआ, क्यों सक्सेस हुआ, क्यों उसने क्या किया, एयरलिफ्ट ने क्या ऐसा किया जो आई बहुत इम्प्रूव हुई और फिर एकदम डाउनफॉल आ गया, तो ये केस स्टडी ज़रूर करें। बट ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपके साथ हो, और हो सकता है हो, मगर फिर आप कैसे रिजॉल्व करें। तो इवेंचुअली उसके बाद मेटा के बाद फिर मैंने वापस एक स्टार्टअप में, अब मैं प्रॉपर एक स्टार्टअप में जो है मूव किया हूँ, फिनटेक में, जहाँ पर जो है मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। वही सब चीज़ें जो मैं सीखी हैं एक मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन से, तो अब स्टार्टअप में किस तरह उसको लाइक प्लग इन करूँ, और क्योंकि लाइक फाइनेंशियली हब है यूके, तो मेरा शौक था कि मैं फिनटेक में काम करूँ। तो नाउ आई एम इन क्लियो, जो एक फाइनेंशियल कोचिंग ऐप है, एंड दे आर डूइंग वेल सो फार, बट या दैट्स माय जर्नी। क्योंकि हमें दोनों पर्सपेक्टिव बनेंगे, विल सी कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है विद यू हस्कील, एंड हम उस बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी लेकर आएंगे कि बाहर क्या चल रहा है, हम उसको कॉन्वर्सेशन में इंक्लूड करेंगे। तो मुझे ये बताएं कि जब हमने बूम देखा स्टार्टअप्स में, तो इट क्लियर्ड कि पाकिस्तान में ना टैलेंट की कमी है ना आइडियाज़ की कमी है। बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, बहुत आइडियाज़ आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, बेशक एक दूसरे को देख के ही आ रहे हैं, लेकिन लोग हिम्मत करने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्पिरेशनली देखना वो अलग है, जो हम बात कर रहे थे, और कॉपी इमिटेशन इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। लेट्स कम डाउन टू, वो जो कहते हैं ना, अब गेम पे आ जाते हैं, अब मुद्दे पे आते हैं। उबर ने एक मॉडल निकाला, उसके लिए वर्ड बन गया उबर करना, या उस तरह करना, या उबर गेम, या उबर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, के एनेबलमेंट होने लगी। अब हर कोई बन गया उबर फॉर दिस, उबर फॉर दिस, उबर फॉर दिस। करा क्या लोगों ने? इंस्पिरेशन ली है, कॉपी नहीं किया। टेक्निकली कह सकते हैं हाँ शायद कॉपी, लेकिन कॉपी नहीं है, दैट इज अडेप्ट
देखें अडॉप्ट करने में और अडेप्ट करने में बहुत बड़ा फर्क है. प्राइमरीली पीपल नीड टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस. मैं स्टार्टअप की बात ही नहीं कर रहा, मैं इन जनरल कह रहा हूँ. वही बात है, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, करना क्या है. उबर आया तो क्या करीम नहीं आया? Exactly. करीम आया तो क्या बाइक या इनड्राइव नहीं आया, यांगो नहीं आया, और आपने कहा एयरलिफ्ट उसके बीच में कहीं बहुत पहले आ चुका था और कहीं गायब हो गया अचानक से, जबकि उसको अच्छी खासी फंडिंग मिली है. True. तो लेट्स कम डाउन टू द क्वेश्चन. और वही जो मैंने कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करी, मकसद ये था कि वो वैल्यू वाली चीज़ें हैं जो मुझे पता था कि हमारी पहले 2-3 बार डिस्कशन हुई, मिले माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू हैव मेट सच अ ब्रिलियंट सोल जो टेकी भी है बट स्टिल एक विजनरी भी है, और इंशाल्लाह फ्यूचर फाउंडर भी नजर आते हैं. तो देखें, अब आ जाए उस मुद्दे पे. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि एयरलिफ्ट ने क्या गलत करा, गलत सही नहीं होता बिजनेसेस में. फंडामेंटली एक चीज़ ज़रूर है, और एक थोड़ा प्रॉब्लम भी अगेन स्टार्टअप के ऊपर आता है. जब आपको फंडिंग मिल जाती है तो फंडिंग आप जब लें ना और किसी का बिजनेस करें, इवन पार्टनरशिप करें, मैं कह रहा हूँ यहाँ तक कि आप अपना को फाउंडर लाएं, अर्ली एम्प्लॉयज लाएं, आप उठा के हार्वर्ड की केस स्टडीज देख लें, आप बुक पढ़ लें हाउ विल यू मेजर योर सक्सेस, बहुत मशहूर किताब. उसमें सबके फेलियर्स देखें और बताया कि भाई इस तरह मेजर करो अपने आप को. प्रॉब्लम ये होती है आप माइंड सेट अलाइन नहीं करते कि मैं करने क्या जा रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, और आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. एक्सपेक्टेशन और डिलीवरेबल जब अलाइन होते हैं ना, चीज़ें सही होती हैं. अक्सर ये होता है जब इन्वेस्टमेंट रेज होती हैं तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ रेज करने के लिए लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि यार पैसे बर्न करो. स्टार्टअप नहीं चाह रहा पैसे बर्न करना, वीसी कहता है करो बर्न. अच्छा, ये पाकिस्तान का मैं नहीं कह सकता वीसी सिस्टम है, जैसे हमारा इंक्यूबेशन सेंटर, आई मीन जो इंक्यूबेशन सिस्टम है वही थोड़ा सा इमेच्योर, तब 8 साल लगे हैं लोगों को पता लगने में कि स्टार्टअप शायद क्या होता है. अब जाके थोड़ा थोड़ा लोगों को पता लग रहा है स्टार्टअप और एसएमई में डिफरेंस है. तो उसी तरह ये वाली चीज़ों में भी यही हुआ है. आई वुड से, ये मेरी असेसमेंट है, आई मे बी रॉन्ग, कि उन्होंने बर्न ज़्यादा कर लिया, मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस करा और अनसस्टेनेबली करा. गलत नहीं करा, ट्रैक्शन गेन कर रहे थे. एक छोटी मार्केट में बंदा आता ही क्यों है, आप ये सोचें. भाई करीम को 40-50 दिरहम की एवरेज राइड मिल रही है पर यूज़र, रेवेन्यू है. क्यों पाकिस्तान आएगा 250, 300, 400, 500 रुपए के लिए, ताकि ट्रैक्शन बिल्ड हो कि भाई हम कह सकें हमने 1 मिलियन कस्टमर्स बढ़ा दिए 2 साल में, और इन्वेस्टर बोले वाह क्या काम किया आपने. उसको करने के लिए आपको ज़बरदस्त मार्केटिंग चाहिए, आपको बर्न करना पड़ेगा पैसा. वो नॉर्मल सिचुएशन में चल सकता है. अगर आपने फोर्स ही नहीं करा कि 2 साल तक बर्न करना है, और अगर कस्टमर ही नहीं आया या मार्केट रेडी नहीं थी, एयरलिफ्ट के प्रॉब्लम में मार्केट वॉज ऑल्सो नॉट रेडी रियली. वो बस माफिया थी, वो चीज़ें चल रही थी, लोग उसको स्टार्ट जैसे ही करने लगे, ट्रैक्शन करने लगी, तो क्या हुआ, अनसस्टेनेबिलिटी का दूसरा पार्ट कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए, कोविड आ गया. खैर ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद कोई किसी के लिए प्लान नहीं कर सकता, और आई थिंक वो अनफॉर्चुनेटली उनका गलत हुआ, और अब खैर दे नाउ ट्राइंग टू रिज्यूवनेट देमसेल्व्स और वो सर्विसेज की तरफ जा रहे हैं. तो जो बूम आया था वो बूम सिर्फ पाकिस्तान का नहीं था, ओवरऑल ग्लोबली जो है ना ये देखा गया कि कोविड से बिल्कुल शुरू में जो है बहुत सारी जो है कंपनीज आई, बहुत जो है उन्होंने स्ट्रांगली जो है अपना इम्पैक्ट दिखाया, ग्रो की, और कोविड आते ही जो है वो काइंड ऑफ वनिश हो गई. और सिर्फ ये स्टार्टअप्स के साथ नहीं हुआ, आई वुड से कुछ मेच्योर कंपनीज थी उनको भी बहुत ज़्यादा जो है झटका लगा इस बारे में, और इसकी वजह जो है बहुत सारी हो सकती है. मैंने जो ऑब्जर्व की और जो मैंने पढ़ी, खासतर जो है इसमें मैं ये कहूँगा कि इवन मेटा जैसी कंपनी भी इस पे जो है ना उनको इम्पैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से उनको इवेंचुअली अपनी जो है स्टडीज़ चेंज करनी पड़ी पोस्ट कोविड. तो कुछ पॉइंटर्स इस तरह है कि एक ये कि एकदम जो है आपकी कंज्यूमिंग पावर जो है बढ़ गई थी, लोग जो है वो मसरूफ़ कम होने लगे, उनके पास जो है अब ज़्यादा चीज़ें करने को नहीं थी, सो दे मूव टू इंटरनेट, एंड विद इन इंटरनेट यू हैव मोर पावर टू लाइक मार्केट योर प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग. लाइक आपके पास से पहले जब 1 घंटे के पास टाइम था जिस पे आप जो ब्राउजिंग करते थे, अब वो 4 घंटे हो गया. अब जब आपके पास टाइम ज़्यादा हो गया है, आपके पास विंडो ज़्यादा आ गई है, तो हर प्रोडक्ट के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो इसको ग्रो कर सके. और जब ग्रोथ में नंबर बढ़ने लगे, हर इवन स्टार्टअप, एसएमबीज और मेच्योर कंपनी जब नंबर्स बढ़ने लगे, तो हर किसी का ये होता है कि चलो अब हम इसको और जो है ना पुश आउट करें, हम हायरिंग ज़्यादा करें, हम इस अपने प्रोडक्ट को एक्सटेंड करें. वो सबने ये किया. दे डोंट, for most of the companies, not even like startup, most of the companies didn't oversee कि भाई ये हम स्टेबल किस तरह कर देंगे. बहुत सारी कंपनीज का I wouldn't name it, but उनका जब प्रॉफिट +200% हो गया.
तो ऑब्वियसली जो है अब कंपनीज है वो तो अपना जो है डिसीजन ले लेती है, पर स्टार्टअप्स जब उनके आपके पास इतनी ग्रोथ आ जाए तो वीसी स्टार्ट टू लाइक सीड मोर। वो कहते हैं कि भाई हमें जो है पैसा ज़्यादा मिलेगा, तो उन्होंने पैसा जो है अंदर जो है डालने लगे। बट विद इन दोज लाइक सीडिंग हर किसी की एक्सपेक्टेशन होती है। उनका ये था कि 200 प्लस जो उनकी वो ही है ग्रोथ वो स्टेबल रहेगी, और जब नहीं हो पाए, जब वापस कोविड हटा, लोगों ने वापस जो है अपना जो है चेंज किया, वापस ट्रैवल होना शुरू हो गए, ट्रैवल ख़त्म हो गया था, तो ऑब्वियसली उनका जो है वापस जब 4 घंटे से 1 घंटे पे शिफ्ट हुआ तो ट्रैक्शन गई, आपकी जो है व्यूइंग पावर गई, कंज्यूमिंग जो है पावर जो है इस तरह चली गई कि उनके पास विंडोज़ ख़त्म हो गई। तो वो जब एकदम स्लैंट आया ग्रोथ में तो वीसी वाले को झटका लगा, वो पीछे बैकअप हो गया। जब बैकअप हो गया तो मैच्योर कंपनीज तो फिर भी स्टेबल हो जाती है क्योंकि उनके पास से पीछे कुछ ना कुछ रेवेन्यू है, कुछ होल्डिंग्स है, बट स्टार्टअप्स के पास इतना कुछ होता नहीं है। और इवेंचुअली इसलिए जो है ना ये फेज से नॉट जस्ट पाकिस्तान, यूरोप, यूएस, बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने फेल आउट जो है कर गई और फिर सस्टेन नहीं रह सकी और फिर इनको ऑब्वियसली जाना पड़ा। या तो वो मर्ज हो गई किसी बड़ी कंपनीज के साथ, लाइक फैंग, मेटा, गूगल ने इनको वो कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया अपने साथ, एक्वायर कर लिया, बट जो नहीं रह सकी वो फेड आउट हो गई। तो मोस्ट ऑफ द लाइक आई वुड से दिस इज द मोस्ट प्रोबेबली हैपेंड ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स के उन्होंने फोर्स ही नहीं किया कि कोविड हमेशा रहेगा नहीं। और कोविड जो है सपोजली ज़्यादा स्ट्रेच कर गया जिसकी वजह से इनको जो है मौका मिल गया कि वो ज़्यादा सीडिंग कर सके। जो 3 इयर्स जो है काफ़ी होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को जो है वो आप इवेल्यूएट करें, तो वो जब बढ़ता ही जा रहा था और उनको लगा कि बस अब ये हम हिट कर गए और यही सस्टेन रहेगा। दे डिडंट which is I personally like I don't understand कि तूने कैसे ही कहा कि obviously एक वक्त तो आएगा ना जब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। and this is similar to like maybe a small pox जो ये पहले बहुत पहले हुए थे, वहाँ पर भी एक हद तक हुए, मलेरिया हुआ, बहुत हद तक हुआ, फिर ख़त्म हो गया, वैक्सीन आई, ख़त्म हो गया। तो I don't know कि क्या इंटरनली कुछ और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, बट ओवर द काउंटर जो है मुझे ये ऑब्जर्विंग पॉइंट्स नज़र आए और जो कि मैंने खुद ऑब्जर्व भी किए। और विद इन लाइक टेक कम्युनिटी इन यूरोप इट हैज़ बीन डिस्कस्ड एंड लाइक यूज्ड एज अ केस स्टडी कि अब आइंदा जो है आपने फोरसीन करना है, आपने इस तरह की काम नहीं करने। सो हस्कीर आप कह थे कि इसमें जो डाटा यू कैन ब्रिंग टू द टेबल। अच्छा, अब एक थोड़ी चीज़ है वही जो हमने ओवरआर्चिंग डिस्कस करी, उन्होंने बताया कि दुनिया में क्या हुआ। तो नाउ लेट्स पिवट डाउन टू द मार्केट। ऐसा नहीं है कि कोविड आ गया तो बहुत सारे बिजनेस फेल हो गए, बाहर हुआ। यहाँ पे सरमायाकार की इन्वेस्टमेंट्स आई, आपको पता है $57 मिलियन, $70 मिलियन, आपने $38 मिलियन की भी सीरीज ए फंड देखी जो कि पाकिस्तान के उस टाइम की 2022 की लार्जेस्ट फंडिंग थी, राइट। Asani.io की भी आई। हमारी तरफ जो है ब्रांड्स, मैं उनके नाम भी जैसे भी लिए एक आध, बाइकिया की आई है $30 मिलियन। प्रॉब्लम जो है, बूम जो है ना, वो आई थिंक यहाँ फिट होता है आपका वर्ड कि आई थिंक शायद सबको लगने लगा कि बस वाह पाकिस्तान की मार्केट है, जैसे आपने शुरू में कहा टैलेंट है, तो टैलेंट है, वही बात है, पैसा भी बनेगा, स्टार्टअप भी अच्छे आ रहे हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि वो चीज़ सस्टेन करेगी। तो अब क्या हुआ, 2022 तक इन्वेस्टमेंट गई, और ये डेटा प्रूवन है, आप गूगल कर सकते हैं आप सब। 2022 तक पीक पे गई हैं, 23 तक कुछ कह सकते हैं लोग शायद गया कि नहीं गया, क्योंकि काफ़ी डेटा कुछ अनरिपोर्टेड भी जाता है। हाउएवर इट्स वेरी क्लियर 23 to 24 स्लम्प आया, अभी तक चल रहा है। इस साल के जो स्टार्ट्स थे, $58 मिलियन का नंबर आया, बड़ी घिसे पिटा। उसमें भी सबसे बड़ा नंबर $53 मिलियन आपको पता है पंजाब में एक स्टार्टअप ने लिए हैं, खाली उसी ने करा है। और इग्नाइट जो इदारा है जिसकी वजह से ये इंक्यूबेशन का सिस्टम आया, स्टार्टअप्स आए और NICs का उन्होंने बेहतरीन काम किया, तो उसमें एक आप कह सकते हैं क्रेडिट है कि दे ब्रॉट फॉरवर्ड दैट सिस्टम, जिसकी वजह से चलो बूम अगर आए नहीं आए, लोगों को स्टार्टअप के बारे में बस पता लग जाए और वो चीज़ स्टार्ट हो गई। अच्छा, सक्सेस देख लेते हैं। ये तो चलो कुछ चीज़ें थी, कुछ फेलियर हुए और इकोनॉमी हमारी रेडी नहीं है, वही बात है। अभी इंक्यूबेशन का ही लोगों को नहीं पता था कि है क्या। अब हो गया स्टार्टअप मीन्स NIC मीन्स स्टार्टअप, अल्हम्दुलिल्लाह इग्नाइट ने ये काम ज़बरदस्त कर दिया, इकोसिस्टम एक्चुअली प्रोवाइड किया है। इट्स नॉट जस्ट अ प्लेस वेयर यू कैन इंक्यूबेट, या जो बच्चे समझते हैं, बच्चे तो नहीं कहना चाहिए, बट यंग स्टूडेंट्स, छोटे बच्चे जो अर्ली यूनिवर्सिटी में हैं, आने वाले हैं, मुझे क्योंकि ग्रेजुएट हुए टाइम हो गया, आई थिंक 31 ईयर्स ओल्ड, आई कैन से कि मेरे बच्चे हैं वो छोटे हैं, तो उनको आई थिंक शायद ये लगता है कि एक तरह से ट्यूशन सेंटर है कि हम जाएंगे, थोड़ा प्रोडक्ट होगा, हमारे हाथ पकड़ेंगे, सिखाएंगे और ग्रेड लेके हम ग्रेजुएट हो जाएंगे। आई थिंक लोगों का भी मिसकंसेप्शन ये है,
ठीक है। दूसरा ये कि स्टार्टअप इज़ नॉट SME, स्टार्टअप इज़ अ टेक ड्रिवन, इनोवेशन ड्रिवन कंपनी। अच्छा, इस पे आ जाए, सक्सेस क्या है? जैसा मैंने कहा, सक्सेस सबसे बड़ी ये है कि लोगों का पता लगने लगा है, और जैसे इग्नाइट ने बहुत ज़बरदस्त काम किया कि पता है जब आपकी इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है और आपको ग्रो करना है और IMF के लोन्स हैं, चीज़ें हैं, दीज आर द हार्श रियलिटीज़। लेकिन वही बात है, जैसे मैंने अपने बारे में कहा, भैया तो आप रोने लगे, मेरी एक टांग निकली है हॉकी का खिलाड़ी का सही है। और दूसरा क्या, इग्नाइट ने बेहतरीन काम किया, गवर्नमेंट को हैट्स ऑफ टू देम, कि उन्होंने दिखाया कि इनेबलमेंट ऐसे भी हो सकती है, थोड़े से पैसों में बगैर कुछ इंपोर्ट करें या ज़्यादा इंपोर्ट ना करें, आप हार्डवेयर इनेबलमेंट भी कर सकते हैं स्टार्टअप में, और टेक इनेबलमेंट तो है ही, तो स्केल कर सकते हैं, अच्छा पैसा आ सकता है। तो सबसे बड़ी सक्सेस ये $1 बिलियन तक आज तक रेज हुए हैं, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है 10 साल में। शायद लोग कहें कि 100 डिवाइड बाई 10 दैट्स नॉट अ लॉट, लेकिन फिर भी समथिंग भाई ठीक है, $100 मिलियन आए एक साल में, लेकिन पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी में जहाँ पे आप $300 मिलियन के लोन ले रहे हैं, आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि सिस्टम भी थोड़ा इमेच्योर था। तो देखा जाए स्टार्टअप्स ने बहुत अच्छा करा है। बाइकिया ने जैसे करा, $30 मिलियन रेस करा, दैट वाज इन मल्टीपल सीरीज, और यहीं NIC से स्टार्ट होना उसका, तो उसमें क्रेडिट गोज टू बोथ NIC एंड बाइकिया। बाइकिया का इसलिए वही बात है, हम इंक्यूबेशन सेंटर है, हम ये नहीं कहेंगे भाई हमारी ही वजह से हुआ है, बट हमने स्काउट करा, शाहजहां साहब तो उस टाइम पे डायरेक्टर, वो लेके आए उसे, शायद उसको ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कोई ज़रूरत थी, वो आए भी। और वही बात है कि एक सिस्टम बना है। अब इको सिस्टम आ जाते हैं ना कि सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको मेंटोरिंग, जो सबसे ज़िंदगी में भी कहते हैं ना कि इंसान को इमाम की भी ज़रूरत है हर किसी को, तो वो चीज़ मिल रही है यहाँ पे। मेंटोरिंग साल के 120 सेशन हो रहे हैं ना, मेंटोरिंग हो रही है, कोचिंग हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है, सब अलाइंड है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। अब उमर थे, ही वॉज नॉट अ प्लान्ड एक्टिविटी, ये आए हमारे पास, हमने कहा ज़बरदस्त, ऐसे सेशंस भी होते हैं। जैन जीवान जी आए थे हमारे पास, इंश्योरटेक के बड़े नाम है, ठीक है, वेरी फेमस, आउट इन लाइमलाइट एज वेल, वो भी इसी तरह हमारे पास आए, हमने करा। तो एक पूरे हमने इंक्यूबेशन सिस्टम, इकोसिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है। पीपल नीड टू आल्सो अंडरस्टैंड कि खाली ये चीज़ें नहीं है, दे नीड टू गेट दिस इज अ सक्सेस, तो आल्सो सक्सेस, द अदर सक्सेस आल्सो इज कि हम साल में 2 इन्वेस्टर समिट भी कराते हैं। खाली हम नहीं, पूरे NICs का दुनिया, पूरे पाकिस्तान में मैंडेट है कि कराना है। NIC कराची गॉट सक्सेसफुल क्योंकि कराची ने उसको सपोर्ट करा, कराची का यूथ आया, कराची के जो अच्छी फैमिलीज थी उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बूटस्ट्रैप करवाया, अपने लड़कों को, अपने घर वालों ने सपोर्ट करा, दोस्तों ने सपोर्ट करा। तो दिस इज द बिगेस्ट सक्सेस आई वुड से। तो यहाँ नंबर गेम और 2018 से 22 का नहीं है, अब हमें देखना है वेयर वी आर हेडेड, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। सो उसी पे मेरा आगे आप दोनों से ये सवाल है कि जब हम बात की हमने अर्ली ट्रैक्शन की, तो वो कौन से फंडामेंटल स्ट्रक्चर में वीकनेसेस हैं कि जो एक प्रोडक्ट को या एक स्टार्टअप को जो है वो अर्ली ट्रैक्शन से सस्टेनेबल स्केलेबिलिटी तक नहीं ले जा पाते? सो हस्कील आप पहले बताएंगे एंड देन फिर विल गो टू उमर के हम ग्लोबल प्रैक्टिसेस में क्या देखते हैं कि वो कहाँ जा रही हैं। वैसे तो बड़ा घिसा पिटा टर्म है, टैम सैम सॉन्ग। इग्नाइट भी कहता है हमें मैंडेट में के ज़रिए देना, ऑब्वियसली हर स्टार्टअप दुनिया भर में ही करता है, लेकिन जैसा आपने कहा कि कैसे समझना है ये सारी चीज़ें, सक्सेस का बैरोमीटर यही है बज़ाहिर। तो मेरे हिसाब से जो मैं स्टार्टअप को भी यहाँ पर बताता हूँ, मैं ये बताता हूँ, यानी कि यार देखो, वैल्यू प्रोपोजिशन इज रियली इम्पॉर्टेंट। जैसा मैंने बताया अपनी ज़िंदगी का, मैं उसको छोटा सा एग्जाम्पल लेके कि यार आपने देखा एक एरिया आइडेंटिफाई करा, मार्केट गैप कहते हैं इसे, तो मैं इस तरह समझा रहा हूँ ताकि हर आदमी समझ सके, और मैं इसी तरह समझाता हूँ क्योंकि अक्सर टेकी होते हैं स्टार्टअप्स, विच इज़ गुड, दे नीड दैट, बट दे आर नॉट सेल्स ओरिएंटेड, दे आर नॉट मार्केटिंग ओरिएंटेड, दे कांट ब्रांड इट एंड दे डोंट नीड टू, बट दे नीड टू बी कॉग्निसेंट कि ये चीज़ें हैं। तो इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि आप क्या नहीं कर सकते। मैं नहीं बोलूँगा कड़ खड़ा उठ के कि मैं प्रोग्रामर हूँ, भाई ये हैं, हाँ ये अगर फिनटेक बनाएंगे, इनका काम करने में मुझे मज़ा आएगा, इनको मेरे साथ काम करने में मज़ा आएगा, मैं इनका मार्केट का मंजन बेच सकता हूँ, ब्रांड कर सकता हूँ, पैकेज करके सेल भी कर दूँगा। तो स्टार्टअप्स नीड टू अंडरस्टैंड सक्सेस के लिए अदर देन टाइम सैमसंग, वो सारा भूल मैं बता देता हूँ। फंडामेंटली यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वैल्यू यू आर ब्रिंगिंग इन। सो उसका बड़ा बेसिक सा एक अगैन इंटरेस्टिंगली समझाता हूँ, वरना बोरिंग हो जाएगा ना सब। तो मैं सबको बताता हूँ भाई, आप जिनको समझ नहीं आता कि आप इमेजिन करें आपको मोहब्बत हुई किसी से या कोई चीज़ पसंद आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो रियलाइजेशन आपको कब आएगी, मार्केट गैप है। क्योंकि वो नंबर रिसर्च कोई भी कर सकता है, आज के ज़माने में चैट GPT भी है, वो चीज़ें आप एक एडवाइज़र अच्छा चले हैं वो करवा देगा, बट फॉर द फाउंडर अगैन मैंने कहा क्यों कर रहे हैं, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। वो एक्चुअली वैल्यू वहाँ लाई करती है कि वो जो आपने पहली बार वो अपॉर्चुनिटी देखी, मार्केट गैप देखा कि यार ये काम है,
इसको इस तरह कर सकते हैं, उसमें वैल्यू क्या नज़र आई? मुझे वैल्यू नज़र आई कि यार ये काम $2,500 का मांग रहे हैं, मैं $1,500 में करके दे सकता हूँ। मैं क्यों बोलूँ मैं 70, 60, 80%, 90% ऑफ कर रहा हूँ, जो और माजरत का खाली हमारे सॉफ्टवेयर हाउस नहीं, पूरी दुनिया में यही होता है। हमसे बदनाम है क्योंकि हम डिलीवर सही नहीं करते और उसके अगेंस्ट पैसे मांग रहे होते हैं। तो मैंने कहा यार आप वो चीज़ दो। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया, तो स्टार्टअप भी ऐसे ही करे भाई, वो समझे कि उसने कोई आइडिया निकाला है, मार्केट गैप निकाला है, तो उसके अगेंस्ट वैल्यू क्या है। तो टैम, सैम, सॉन्ग, टोटल एक्वायरेबल मार्केट और इस तरह जो बाकी दो आपके बैरोमीटर्स, उनको समझने का बेसिक तरीका ये कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है, साबुन बेच रहे हैं IT एनेबल्ड, लेट्स पुट इट दैट वे, जो भी कर रहे हैं, अमेरिका में बिक रहा है ना अगर वो, तो उसका पर यूज़र रेवेन्यू आपका लेट से $1,000 है, लेकिन कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो कैक है वो 500 है, क्योंकि वहाँ मार्केटिंग महंगी है, लेबर महंगी है, इंफ्रास्ट्रक्चर महंगा है, अमेजोन के क्रेडिट ज़्यादा हैं, कंप्लाइंसेस ज़्यादा हैं। वही चीज़ एशिया में, हर फैम में, हर इंडस्ट्री में इसी तरह होता है कि एशिया में वो चीज़ कम है, $750 होगी और उसको आप 500 से 250 कर लें। पाकिस्तान आएगा तो हो सकता है 300 हो जाए और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट $100 भी ना हो, राइट। तो इस तरह आप समझें अपने प्रोडक्ट को वायबल कैसे बनाना है, लेकिन उसमें ये देखिए आप उसमें उतना वैल्यू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। अगेन यही नंबर आपको कोई भी दे देगा, आप किसी को पैसे दे दें, फाइनेंशियल फिजिकल मॉडल बना के दे दें, वो आपको कोई मेंटोरिंग करा दें, मार्केट एनालिस्ट ले आए, सारी चीज़ें कर लें, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता आप जो वैल्यू दे रहे हो, जो कस्टमर ऑनबोर्ड आएगा वो क्यों आ रहा है, वो $300 भी उसको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपके प्रोडक्ट में, ये सिर्फ आपको ही लग रहा है। तो आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट वे आई कैन डिफाइन कि कैसे आप अपना जो है ना ये सक्सेस बैरोमीटर और जो टेक्निकल चीज़ें, पिच टेस्ट में भी सारी चीज़ें आती हैं। घूम फिर के आपको आप GPT से पूछेंगे मुझसे अच्छा बता देगा, कोई एक्सपर्ट से पूछेंगे मुझसे बहुत अच्छा बताएगा कि पिच टेस्ट क्या होता है, आप जब स्टार्टअप इंक्यूबेट कराने चाहें तो क्या क्या करें। लेकिन दीज आर द फंडामेंटल क्वेश्चंस एंड पॉइंट्स दैट वन नीड्स टू कंसिडर। और ये जो बिजनेस कोई भी होता है, चाहे छोटा बिजनेस है, सक्सेसफुल स्टार्टअप है, या वो ऑर्गेनाइजेशन बन गया या IPO की तरफ चला गया, हर क्वार्टर, हर रोज़ जब भी सेल हो रही है, यही सवाल दोबारा आ रहा है। अगर सवाल सक्सेसफुली डिलीवर हो गया, क्लाइंट को समझ आ गया, तो सेल हो रही है। मेरे हिसाब से तो बड़ी सिंपल फिलॉसफी है, शायद कॉन्वोल्यूटेड लगे, मैं तो ऐसे समझता हूँ। लेकिन उमर, हम इसी बात को जब हम लेके आते हैं, हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज में देखते हैं, वी आर नॉट अशेम्ड, लेकिन हम कह सकते हैं कि इंडिया इज डूइंग मच बेटर। उनके स्टार्टअप्स अर्ली ट्रैक्शन से आगे भी चले जाते हैं, वो स्केलेबल पे आ जाते हैं। आगे जो भी होता है वो हमें नहीं पता चलता, बट हमें वो ग्रो करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे होते हैं। और तो हम क्या गलत कर रहे हैं? व्हाट इज हैपनिंग हियर जो ग्लोबल मार्केट्स हम यहाँ नहीं ला पा रहे? देखिए, पहली बात यही कि जो हस्किल ने बताया कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें जो है ना डेवलप करने की ज़रूरत है। हमारा माइंडसेट, पर्सपेक्टिव, ये चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं, और आपके ऑपरेशनल्स और स्ट्रेटजी, तो ये चीज़ें जो है ना अभी भी हम बहुत जगह पे लैग कर जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे कोई भी स्टार्टअप है, मैं ये बता देगा कि हो सकता है अब जो है ये चीज़ें बदल गई हो, बट मैंने भी ये चीज़ें शुरू की थी। यहाँ पर जो है जहाँ का जो है वो होता था गूगल का इंक्यूबेटर, ठीक है। हमने भी जो है कोशिश की थी कि हम भी अपना स्टार्टअप बनाएं, क्योंकि हर किसी को क्रेज़ होता है स्टूडेंट के उसमें। तो ऑब्वियसली ज़्यादातर यूथ में जो है ना ये चीज़ से ट्रेंड करती है कि स्टार्टअप एक नया करें। उनके पास टाइम भी होता है, एनर्जी भी होती है, मोटिवेशन होती है, सब कुछ जो है भर के होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता उनके पास, ठीक है। और वजह यह है कि आपको जो बाहर आप नेबरिंग कंट्रीज़ ले लो, यूरोप ले लो, नेबरिंग कंट्रीज़ में जैसे शुरू करते हैं, उनको ये चीज़ पता है कि हर कोई एक के प्रोफेशन का जो है ना उसके पास स्किल सेट है जो ज़रूरी है उस स्टार्टअप के लिए, उस कंपनी के लिए जो भी स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर ज़्यादातर जो स्टार्टअप्स हैं वो इंजीनियरिंग बेस्ड होते हैं, और एज ए इंजीनियर, मैं खुद इंजीनियरिंग की है, हमें वो स्किल्स नहीं सिखाए जाते जो चाहिए, जो अलग चीज़ें जो सेल्स के लिए चाहिए, जो मार्केटिंग के लिए चाहिए। दे आर बिजनेस, जो BBA वाले लोग हैं, दे हैव दिस स्किल सेट, उनको पता है कि प्रोडक्ट बेचना कैसे है। इंजीनियर्स को पता है बनाना कैसे, ठीक है। दे कैन बिल्ड लाइक हाई एंड प्रोडक्ट, पर उनको बेचना नहीं आता। हमें नहीं सिखाया बेचना कि हम बेचे कैसे, हमें पता है बनाना कैसे। इसी तरह जो मार्केट वाले हैं या मार्केट प्रोफेशनल्स हैं, उनको बेचना आता है, उनको बनाना नहीं आता। तो हम ये कर जाते हैं गलती कि हम सिर्फ एक के आइसोलेट उसमें इंजीनियर्स का एक ग्रुप आता है, वो कहते हैं हम स्टार्टअप बनाएंगे। ऑब्वियसली वो देखते हैं कि कोई गैप है, उनको गैप मिल भी जाए, ठीक है। पहली बात ये वैल्यू प्रोपोजिशन वो नहीं देख पाते, अगेन दिस इज़ नॉट देयर डोमेन, ठीक है। उनको आइडिया हो जाए कि हाँ भाई ये चीज़ की कमी है, बट कितनी ज़्यादा कमी है, कितनी ये चीज़ बढ़ सकती है, कितना हम इससे जो है प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हैं, कितनी ये बूम कर जाएगी, ये चीज़ों का आइडिया नहीं है। मार्केट रिसर्च ज़ीरो होती है, यूज़र रिसर्च ज़ीरो होती है। उनको बस हमें ये पता होता है
खासकर पाकिस्तानी जो इंजीनियर्स को हम बना देंगे, ठीक है, हम 6 महीने में 3 महीने में बना देंगे, फंडिंग ले लेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या होगा। तो आपने फोरकास्ट नहीं की ये चीज़ें तो ऑब्वियसली आप जो है बहुत ही ब्लाइंड साइड में चल रहे हो और फिर आपको जो है ना फेल होना ही इवेंचुअली। अगर आप प्रोफेशनल्स इसमें इंक्लूड करें अलग अलग, ये NIC है, ठीक है, NIC जो है ऐसी एटलीस्ट कराची का तो आप ऐसे जगह बैठा हुआ है कि IBA लिटरली इधर करीब है, KU बिल्कुल बराबर में, ND के ND के अंदर अंदर है, ND के अंदर है। तो आपको इंजीनियर से मार्केट यूज़र रिसर्चर हर किस्म का बंदा मिल जाएगा। अगर आप इवन जो है उसमें जा रहे हैं, केमिकल बेस में जा रहे हैं, तो केमिकल इंजीनियर्स, केमिकल केमिस्ट आपको KU से मिल जाएंगे। तो अब आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप गैदर करो। आपको पता नहीं, आप इतने हम्बल हो, हम लोग जो है ना हम्बल नहीं होते इवन एज अ पाकिस्तानी, खासकर देसी, आई वुड से नॉट जस्ट पाकिस्तानी, क्योंकि आई हैव मेट सो मैनी पीपल से फ्रॉम इंडिया, बांग्लादेश। हम जो है समझते हैं कि जो हमें पता है वही अटल है, वही सब कुछ है। तो अगर आप थोड़े हम्बल होंगे, आप सीखने की कोशिश करोगे, आप एक दूसरे को कहोगे हाँ मुझे वो चीज़ नहीं आती, मुझे सिखाओ या मेरे साथ जो है कोलैब करो, तो आप बहुत आगे जाओगे। हम ये कहते हैं एज अ फाउंडर भी, मैंने बहुत सारे फाउंडर्स इस तरह देखे। अच्छा, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा कि मैं जजिंग पैनल भी करता हूँ स्टार्टअप्स की अवार्ड से जो यूरोप में होते हैं डिजिटल अवार्ड्स, तो उसमें मैं ये चीज़ देखता हूँ। मैंने वहाँ पर कभी किसी को इस तरह नहीं देखा कि फाउंडर जो है वो कह रहा हो कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ठीक है, मैं मिजाजी खुदा हूँ, ठीक है। वो यही कहते हैं और प्रेफर करते हैं कि इसने ये चीज़ की, इस ये जो है सेल्स था, इसने इतनी बढ़ाई, इसने इंजीनियरिंग की, इसने जो है टेक्निकल था, इसने ये चीज़ बनाई, मैं सिर्फ इनेबलर हूँ। मैं जो है सबको एक जगह इकट्ठा करता हूँ, उनको जो है स्ट्रेटजी बताता हूँ और दे डू एवरीथिंग बाय देमसेल्फ, और वो हमें जो है वो रिपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ बड़ी जो है ना लैग कर जाती है। दूसरी बात जो बहुत अच्छी इन्होंने की कि हमारे जो ज़्यादातर जो है ना, और मैंने इस चीज़ का सेशन यहाँ पर रखा था, हमारे गोल्स जो है ना बड़े ख़राब होते हैं। किसी भी स्टार्टअप के, अर्ली स्टार्टअप के ना गोल्स जो है ना बड़े ख़राब इस तरह होते हैं कि दे जस्ट मेक के ग्रोथ एवरीथिंग, कि हमें ग्रो करके दिखाना है। मैं इसको अपोज भी नहीं करूँगा क्योंकि VCs को यही चाहिए होता है। ऑब्वियसली VC आपको फंड जब ही करेगा जब यही कहेगा कि उन्होंने कहा कि 1 मिलियन कस्टमर लाओ, ठीक है, ग्रोथ दिखाओ। आप करें, आप इसको गोल ना बनाएं अपना, ठीक है। आपने अगर इसको गोल बना लिया तो आप रीच तो कर जाओगे, फिर वही बात है सस्टेन नहीं कर पाओगे। आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं देखी, आपने वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं देखी, आपने देखा नहीं कि जो है यूज़र जो है और कस्टमर जो है सेटिस्फाई हो रहा है प्रोडक्ट से या नहीं, तो वो आप 1 मिलियन पे रीच तो कर जाओगे, मगर थोड़ी देर बाद जब यूज़र को वो चीज़ मिलेगी नहीं, कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, वो वापस जो है पिवट कर जाएगा, वो कहेगा नहीं मुझे अब नहीं रहना। और हम जो है वो कॉस्ट जो यूज़र पे डालते हैं वो हमेशा इतनी ज़्यादा ओवरबर्न कर जाते हैं कि हमें वापस रिटर्न नहीं मिलता। उस वक्त तो वही बात है कि यूज़र एक्वायर तो हो गया, फिर हम सस्टेन नहीं कर पाए। उसकी वजह यही है कि मैंने जो मवाजना किया है इसमें, अब वही बात है, यहाँ पर कल्चर की बात आती है। पाकिस्तानी और देसी मेंटलिटी होती है कि वो देखती है फ़ायदा हो रहा है मेरा तो मैं ये चीज़ करता हूँ। तो इसलिए हमारे ज़्यादातर जो रेफरल बोनसेस होते हैं या ये होते हैं कि हम 100% ऑफ कर देंगे, 50% ऑफ कर देंगे, आप आ जाए, बस आ जाए। ये बाकी ग्लोबली मैंने देखा नहीं है कि वो पैसों की बेसिस पे करते हो, वो वैल्यू की बेसिस पे करते हैं। वो रेफरल रखते हैं ज़रूर, मतलब ऑब्वियसली आपको इस तरह की कोई ट्रैक्शन तो चाहिए होती है, बट जब वो एक दफ़ा यूज़र आ जाए ना, वो अपनी जो है प्रोडक्ट को इस तरह जो है वो बनाते हैं कि वो इसको वहाँ पर रहना पसंद करेगा, ठीक है। हम बरक्स हम प्रोडक्ट अपना अच्छा नहीं बनाते, हम मार्केटिंग पे पूरा खर्च कर देते हैं कि वो आ जाए, भाई अपना अकाउंट बढ़ जाए। अब वो रहे ना रहे उस पर हम सोचते नहीं हैं और फिर ओवर बंद कर जाते हैं। फिर वही बात है एयरलिफ्ट जैसी चीज़ कि ओवर बंद कर गए हम गए, फिर ऑब्वियसली जब आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट निकलती है वो VC देखेंगे, वो कहेंगे भाई ये क्या हो रहा है, नंबर्स तुमने कहा ठीक है 1 मिलियन आ तो गए, तुमने जो है 100 मिलियन जो है उस पर 1 मिलियन लाने के लिए 100 मिलियन खर्च कर दिए, तो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करोगे, इवन तुम तो ब्रेक इवन नहीं कर पा रहे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेंटलिटी कि आप जो है समझो, अपने आप को हम्बल करो, दूसरों को जो है इन्वॉल्व करो, दूसरे प्रोफेशनल स्किल्स को लाओ। कंपनी सिर्फ एक स्किल से नहीं चलती, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप ये देखो कि आपने अपनी प्रोडक्ट को किस तरह बनाना है। आपने सिर्फ ग्रोथ पे काम नहीं करना, ग्रोथ आएगी एक टाइम पे, आप पे काम करोगे उस पर, ठीक है, मगर वो फेज अर्ली स्टार्टअप्स का नहीं होता। इवेंचुअली आपको ऑब्वियसली पैरेलल करना है, ठीक है, क्योंकि VCs को दिखाना है, मगर आप इस तरह देखो कि आप मार्केटिंग नॉर्मल रखो, साथ में प्रोडक्ट के ऊपर भी काम करो, ताकि जो यूज़र एटलीस्ट आ रहा है वो तो रहे। आप 100 मिलियन ले आओगे मगर वो 1 मिलियन से यूज़र रहे तो उसका फ़ायदा नहीं है। थैंक्स टू रियलिटी शोज हम थोड़ा फंडिंग की तरफ से आते हैं। लोगों को लगता है कि आपके पास आइडिया है,
आप गए, आपने बताया मेरा आइडिया सबसे बेस्ट है, और आपको सामने वाले कहेगा ठीक है इतनी इक्विटी दो, ले लो पैसा, ले जाओ, और आपने फिर स्केल किया और बस आपके पास डॉलर आना शुरू हो गए। सो ये इससे बड़ा इंस्पायर हो रहे यंगस्टर्स, दे फील लाइक इट इज दैट इजी टू गेट फंडिंग, लेकिन वेरस जब वो फिर मार्केट में आते हैं देखते हैं यहाँ तो फंडर ही नहीं है, ना फंडिंग है, ना पैसा है, क्या करें। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के सच में, आप इंक्यूबेशन में आप बता सकते हैं बेहतर स्केल के, क्या पाकिस्तान में सच में क्राइसिस है फंडिंग की? क्या फंडिंग उन लोगों तक पहुंच नहीं पा रही जिनको चाहिए, या हमारे पास कमी है इंक्यूबेशन सेंटर्स की कि हम स्टार्टअप्स और फंडर्स को मिला नहीं पा रहे हैं? सो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या है कि वो फुली इन्वेस्टेबल एक इकोसिस्टम नहीं बना पा रहे हैं? थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर लेना चाहूँगा, लेकिन लेट्स बी रियल, इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही तो बज़ाहिर पैसे नहीं। शॉर्ट आंसर मे बी नो, तो वो लोग अपना आंसर वैलिड करें, लेकिन ये मैं इसलिए दे रहा हूँ कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, बट लेट्स डीप डाउन। एक आप लगता है ना NIC शायद बंद है, हम यहाँ अभी बैठे हुए 8:30 बज रहे हैं, लाइट्स बंद है बट हम अंदर हैं, NIC खुला हुआ है, तो द शॉप इज ओपन। द ओनली प्रॉब्लम इज, क्योंकि जो आज तक अभी तक हमने बात करी है, इन्होंने अभी ऐड करा ब्रिलियंट पॉइंट्स, वही मसला है। स्टार्टअप या तो इमेच्योर है या उसका मॉडल इमेच्योर है। देखिए, स्टार्टअप आइडिया की वजह से फेल नहीं होता अक्सर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो पैसे बना रहा है और फिर अचानक से फेल हो गया। एयरलिफ्ट हो, कोई भी हो, एयरलिफ्ट का मॉडल बहुत अच्छा है, अभी भी चल रहा है, वो कार करो, राइट, इफ आई एम नॉट गेटिंग द नेम रॉन्ग। तो ऐसे और बहुत सारे मॉडल्स हैं, जैंगो चल रहा है ना, चलो एयरलिफ्ट वाज अ बिट डिफरेंट बस वाइज, लेकिन हमारे पास है ना ये दूसरे मॉडल सिमिलर, वो चल रहे हैं। उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट बेस करी है, ठीक है, शायद बाहर से करी है, वो अलग बात है, दुबई जाके करी है या दुबई में बेस होके करी है, उसके अपने रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मैं एक बात बता दूं, पाकिस्तान में पैसा है। अनफॉर्चुनेटली वही बात है कि वो टांग निकली है। हमारी गवर्नमेंट के पैसे वाकई में नहीं है, टैक्सेशन कम है, आई मीन टैक्स कलेक्शन कम होती है, लोन्स हैं, प्रॉब्लम है, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसके पास पैसा है। इंडस्ट्रियलिस्ट गए भी हैं, एग्जिट भी हुए हैं, पैसा बाहर भी जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं पैसा नहीं है लोकल मार्केट में। वही मसला है, वैल्यू प्रोपोजिशन नजर नहीं आ रही, और वो क्यों है? इमेच्योरिटी के एक अलग एलिमेंट है ना, वो तो चलो कोई इन्वेस्टर होगा, टेक्निकल साउंड हो बंदा होगा, एक अगर वाकई में जिसके दिल में दर्द हो ना कि हाँ यार मैं NIT से निकला हूँ, ग्रेजुएट हूँ, ये इंशाल्लाह इनकी कंपनी IPO हो जाए, ये अर्ली एम्प्लॉय हैं, तो अनलाइक पाकिस्तान, उस तरफ आ रहा हूँ, पाकिस्तान में होते तो शायद उनको इक्विटी नहीं मिलती, बाहर होंगे तो जरूर दे देंगे, जाते जाते भी दे देंगे, इनको याद भी नहीं, अच्छा थैंक यू यार, ये भी कहेंगे यार ये क्या हुआ, मैंने तो शायद इतना काम ही नहीं किया उस टाइम पे, बोले हालांकि मेहनत होगी, वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, रिकॉग्निशन, क्योंकि हम ऑनेस्ट हैं। ये भी है। अगर हम वैल्यू प्रोपोजिशन सही तरह करें, उस माइंडसेट के हों, तो हम ऑनेस्टी करें, हम ऑनेस्टी नहीं करते। वही आपकी वाली बात, पैसे चाहिए, वैल्यू। 1 लाख तुमने कमाई नहीं है और तुम्हें 1 करोड़ की वैल्यूएशन चाहिए। अगला सवाल आता है लोगों का कि भाई पैसा नहीं है मार्केट में, बिल्कुल नहीं है, होना भी नहीं चाहिए उस तरह खुला, क्योंकि वी डोंट डिजर्व दैट ऑनेस्टली। मैं ये नहीं कह रहा, अच्छा इसकी वजह से वही बात है, वो गेहूं के साथ वो गुण नहीं पिस रहा। बेहतरीन किस्म के स्टार्टअप है, ठीक है, इंक्यूबेशन, देखिए इकोसिस्टम थोड़ा इमेच्योर है इस वक्त, और वो इंटरनेशनल क्राइसिस है। फिर सबसे बड़ा एक और रीजन ये, हमारे यहाँ वो जो मनी ट्रांसफर का जो इशू है, वो एक बहुत बड़ा इशू, कि जब VC तो असल में बाहर है, यहाँ तो हमारे यहाँ फैमिली हाउसेस हैं या प्राइवेट इक्विटी के पूल हैं, PI, जो बज़ाहिर उनके VC के लाइसेंस हैं, या कुछ लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन वही मसला है कि वो ट्रस्ट डेफिसिट इतना है, वो सारे इतने मसाइल हैं। फिर अगर आप एक्चुअली पैसे निकालने पे, कैश निकाल के यही ले आए, ये आ जाए, तो अव्वल तो इनको समझ नहीं आएगा मैं किसको दूं, ये देने पे आ भी जाए, फिर वो इतने सारे सवालात, इतनी पेचीदगियां, फिर पैसे अगर आ भी गए वापस जाने हैं। अब एक आज ही स्टार्टअप से बात हो रही थी जो हमारे यहाँ के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो नेम देम क्योंकि मार्केटिंग हो जाएगी यार, लेकिन बात बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने करी, बड़े सीजन से बेहतरीन काम कर रहे हैं यहाँ पे, इसी कोऑर्ड के हैं, मैं हिंट दे सकता हूँ, और उनके पुराने लोग इन्वॉल्व हैं। तो उन्होंने कहा यार देखो इशू ये है, मैंने उनसे ही पूछा, उन्होंने कहा क्यों मसला, मेरे स्टार्टअप्स है ना, मेरे मुझे दर्द हो रहा है कि यार उनको एक इवेंट हुआ लोकली जिसका आपने एक रेफर दिया जो करवाते हैं, वहाँ 12 बज़ाहिर VCs या इस तरह के लोग आए और फंडिंग एक भी चेक तो नहीं कटा। चलो ठीक है, हम नहीं कह रहे कि उसी वक्त चेक कटे, कहानी आगे बढ़ी, चलो कहानी बढ़ी, 1 महीना हो गया, जो भी नहीं रेंग रही है, कोई किसी को कहा जा रहा है हमारा तो मिनिमम 1 मिलियन सीड है, भाई वो एक आपसे 1.5 लाख मांग रहा है, आप उसको कह रहे हो कि यार
1 मिलियन सीट है तो उससे बात ही क्यों कर रहे हो आप? 2-3 बार बात हो चुकी है, आज तक घसीट रहे हो उसे आप, ठीक है? तो आउट टू वीसीज और जो भी कर रहे हैं प्लीज ऐसा नहीं करें। अगर वाकई में 1 मिलियन है तो भाई ऐसी भी कुछ स्टिपुलेशन रखते हैं कि आप 1.5 करके 6 बार डाल दो, 9 लाख हो जाएंगे, फिर भी 1 लाख जेब में होंगे, राइट? उससे किसी छोटे को डाल देगा। दूसरा ये एक और बहाना इस तरह का आता है कि आपका तो यूजर बेस 1500, इसको 10,000 कर ले, फिर हम इन्वेस्ट कर देंगे। तो भाई अगला कहेगा यार मैं तुम्हारे पास आऊंगा ही क्यों अगर मेरा 10,000 का यूजर बेस हो जाएगा, उसके लिए ही तो मैं पैसे मांग रहा हूँ। तो एक ही का एग्जाम्पल है जो मैं 2 बता रहा हूँ, 2 लोगों ने उनको जवाब दिया। तो पैसा है भी और नहीं भी, क्योंकि इकोसिस्टम उस तरह का नहीं है। वो वही बात है, अभी हम YC बनना चाह रहे हैं, या वो वाला मॉडल है, और YC है नहीं। YC तो $5 लाख $7 लाख वाला सीन है, अगेन 7%, राइट? तो स्टैंडर्ड उन्होंने बेंचमार्क बना दिए हैं वो। तो फिर वो इकोसिस्टम इतना है कि जहाँ पे $7 लाख $1 मिलियन तो वैसे सैलरी में ही बर्न हो जाएगा। एक अच्छे छोटा मोटा AWS का क्रेडिट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वहां बैठ के कराई उन्होंने, और आप समझे एक CTO का 3-4 लाख सैलरी में पैसे बर्न। तो पैसा है भी, नहीं भी, प्रॉब्लम भी है। इसमें उमर मैं आपको थोड़ा सा इंसाइट आपकी मांगूंगी कि बाहर जो हाई परफॉर्मिंग ग्लोबल इकोसिस्टम है वो कैसे रास्ता बनाता है अपने इस तरह के टैलेंट के लिए, अपने इस तरह के स्टार्टअप्स के लिए? वो कौन सी ईज प्रोवाइड करता है कि वो खुद ही सामने आ जाते हैं? देखिए इसमें जो ना अच्छी खासी बात जो है स्किल ने कवर की, मगर इसमें मैं बताऊंगा कि इनेबलमेंट जो है ना बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट लेवल पे, ठीक है? अगर आपने जो है ना बात नहीं बनाया हुआ, पहली बात तो आप डिस्कवर करें कि ये चीज़ है या नहीं है, जो कि अब पता है, पाकिस्तान का पता है कि यहाँ पर टैलेंट भर भर के है, ठीक है? और टेक इंडस्ट्री में जो है और डिजिटल इंडस्ट्री में ये बूम कर सकता है। अब ये गवर्नमेंट का काम है कि रास्ता जो है बनाए और आसान बनाए, ठीक है? इनेबलमेंट करें और अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन नहीं करें, ठीक है? तो इसमें मल्टीपल जो है ना प्रॉब्लम्स से हैं अभी पाकिस्तान में जो बाहर नहीं होती। पहले मैं बाहर को बताता हूँ क्या चीज़ें हैं होती हैं, बट एक चीज़ में है कि सिर्फ फंडिंग जो है वो इनेबलमेंट नहीं होती। मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें, आपकी पॉलिसी चेंजेस जो है ना बहुत ज़रूरी है, पॉलिसी मेकिंग बहुत ज़रूरी है। जिस तरह एक एग्जाम्पल मैंने दी ब्लॉकचेन की, जो कि यहाँ पर नहीं है, उसकी बहुत सारी वजह हो सकती है। मुझे एक बजाय जो नज़र आती है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको पता नहीं है कि ये चीज़ है क्या, नई चीज़ आई है, बिल्कुल जो है Web3 बिल्कुल नई चीज़ है। तो उसको समझने के लिए या तो वो एक अपने अदारे बनाए या किसी प्रोफेशनल एक इदारा बना हुआ है उसके लिए। कौन सा? जो जिसका मैं नाम नहीं भी ले रहा क्योंकि उसने उन्हें रीच आउट करा है। तो ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता है कि क्या चल रहा है। ब्लॉकचेन का है, आप लिखें ब्लॉकचेन AI पाकिस्तान डिपार्टमेंट आ जाएगा। इंस्टीट्यूशन है वो, असल में बहुत नेसेंट है, अर्ली स्टेजेस में, जैसा उन्होंने कहा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी नहीं है। मसला ये है, मैं कह रहा हूँ, मैं इदारों में इसलिए नाम नहीं ले रहा, स्टेट बैंक वगैरह, देखिए काम है रूल और रेगुलेशन, ब्यूरोक्रेसी, इसीलिए थोड़ा सा लोग हिचकिचाते हैं ना, VC भी। देखिए MNA MPA सेनेटर रूल बनाएगा तो जाके कोई आगे काम होगा ना। स्टेट बैंक का काम नहीं है पॉलिसी बनाना। स्टेट बैंक वालों को उसने हाईएस्ट लेवल, एग्जीक्यूटिव लेवल तक तो ऑलमोस्ट रीच आउट किया है, सेकंड हाईएस्ट लेवल टेक्निकली। वो सब रेडी हैं उसको पैसे देने। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं तुम्हारे MVP के लिए हम ग्रांट भी तुम्हें दे रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ अर्ली रेवेन्यू को हम मिस्टेकन कर लेते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो मार्केट फिट हो गया। तो आपको क्या लगता है कि कैसे एक फाउंडर डिस्टिंग्विश करे कि यार हम कहाँ पर हैं इस वक्त? क्या हमारा जो प्रोडक्ट हम ला रहे हैं उससे जो अभी रेवेन्यू आना शुरू हुआ है, क्या इसका मतलब है कि अब मेरा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट फिट हो गया है? आपको उसमें उमर, पहले मैं आपकी इनसाइट लेना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि वो कौन सी आप स्ट्रैटेजीज हैं जिनसे वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? मैं आपको एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दूंगा। अभी रिसेंटली ये हुआ है, बट ऊबर बहुत अरसे तक प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं थी, ठीक है? अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से पिछले साल जो है उन्होंने पहला प्रॉफिट अपना जो है ना डिस्क्लोज किया है कि वो प्रॉफिटेबल हुए। तो रेवेन्यू जनरेशन बहुत दफ़ा और वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक है जो लोग ये करते हैं कि रेवेन्यू जनरेशन आना शुरू हो गया और उसको ये समझ लेते हैं कि ये प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ कंपनी चली गई है। उसकी वजह यही है कि बहुत सारे लोग प्रोडक्ट मार्केट फिट जो है या तो ढूंढते नहीं है या उनको पता भी होता है मगर वो उस तरफ जाते नहीं है। तो इसकी बहुत सारी जो ना एग्जाम्पल इस तरह से है कि ज़रूरी नहीं है, और ये क्योंकि एक थोड़ा एक ऐसा एरिया है जो मेरे बहुत करीब है और मैं करता रहता हूँ ये काम, कि प्रोडक्ट मार्केट फिट जो है पहली बार ढूंढना, इससे अनदर मैथ अनदर स्टडी, ठीक है? आपने कोई भी चीज़ लॉन्च की, ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो उस तरह से चले जिस तरह आपने सोची है। और हमारी जो है ज़्यादातर चीज़ें, ये चीज़ जो है ना वो
कहते हैं फॉल बैक कर जाती है कि हमने बहुत नैरो माइंड रखा होता है कि भाई हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, हमने ये चीज़ अचीव करनी है और यही वो चलना चाहिए। जो कहते हैं ना आपका बेबी है। एग्जैक्टली ठीक है। हाँ, आपको अपने बेबी की जो ना बस अच्छाई नज़र आती हैं, आप ये नहीं देखना चाहते भाई कोई कमियां हैं या कुछ और ऐसी सलाहियतें हैं जो शायद वो कर जाए। जो बड़ी टिपिकल एग्जांपल मैं दूंगा कि हर बच्चा जो है देसी का या तो वो इंजीनियर डॉक्टर की तरफ बनाने की कोशिश करते हैं, उनके और स्किल्स नहीं देखते। तो एग्जैक्टली सेम लाइक कि आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपने एक सब कुछ सारी मैं कहूँगा इवन जो चीज़ें नहीं होती मैका वो भी की, जो इवन बाहर भी होता है। आपने मार्केट रिसर्च की, आपने जो है गैप देखा कौन सा है, आपने जो है पूरे एनालिसिस किए, बट आपने लॉन्च किया। अब आपने जो है अगर आप अपने को रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे कि आपने इसी में जो है वो आगे बढ़ना है, तो इवन तो आपकी रेवेन्यू जनरेशन हो रही है उससे, पर आपको ये पता चलेगा प्रोडक्ट मार्केट फिट बैठा है या नहीं बैठा। अगेन मैं एग्जांपल दूंगा उबर की। उबर स्टार्ट हुई थी टैक्सी को रिप्लेस करने के लिए कि भाई कोई भी जो है बंदा वो उबर हेल करेगा और वो जो है चला जाएगा। उनको ये नज़र आया कि बहुत बड़ी ट्रैक्शन है, चल रहा है, ठीक है, इससे रेवेन्यू उनकी जनरेशन बहुत अर्ली स्टार्ट से जो है उनकी रेवेन्यू जनरेशन स्टार्ट हो गई। बट उन्होंने ये देखा कि ये प्रोडक्ट मार्केट फिट अभी उनका बैठा नहीं है, या अगर बैठा है तो यूएस में बैठा है, और कंट्रीज़ में जब उन्होंने लॉन्च किया तो वो प्रोडक्ट मार्केट फिट उधर एग्जैक्ट जो है ना मैच नहीं कर रहा है फॉर मैनी रीजंस। एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं। सो दे स्टार्ट टू लाइक सी कि हाँ और लोग जो है किसी तरह से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो दे स्टार्ट टू सी कि भाई डिलीवरी जो है एक और इसका कहते हैं काउंटर निकल सकता है, जो कि सेम मॉडल सेम है, सब कुछ सेम है, बट प्रोडक्ट डिफरेंट हो गया, ठीक है। आपकी जो है डिलीवर ऑफ ह्यूमन बींग से लेके अब मील पे आ गया कि भाई अब उसको हम डिलीवर करें। वो प्रोडक्ट मार्केट फिट कुछ जगहों पे बैठ गया, ठीक है। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, पाकिस्तान, इजिप्ट की एग्जांपल लेते हैं। इजिप्ट में जो है लोग अभी भी जो है वो यही हमारी तरफ, इजिप्ट की इकॉनमी की चीज़ ये है कि क्वाइट सिमिलर है, ठीक है। उनके तौर तरीके भी सिमिलर हैं, दे रेजिस्ट इनोवेशन, ठीक है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो रेजिस्ट नहीं कर पाते, जैसे खाना, ठीक है। तो जब उबर ने वहाँ पर लॉन्च किया इजिप्ट में, तो उन्होंने देखा कि भाई जो टैक्सी तो हेल नहीं कर रहे, वो लोग बसेस में ट्रैवल करना कंफर्टेबल है, चीप है, वो अपना ऑपरेशनलाइज इतना कम कर नहीं पा रहे कि वो मैच कर सके उस चीज़ से। तो उन्होंने कहा कि डिलीवरी इधर देखते हैं। जब उन्होंने डिलीवरी देखा कि प्रोडक्ट मार्केट फिट यहाँ पर हो रहा है, तो वो उनका बैठ गया। इसी तरह हर कंट्री वाइज उन्होंने ये देखा कि भाई कहाँ पर क्या चीज़, कौन सा प्रोडक्ट बैठ रहा है, दे स्टार्ट टू लाइक ग्रो ऑन। तब जाके उन्होंने देखा कि भाई रेवेन्यू तो उनका बहुत स्ट्रीम से आ रहा था, बट सारे जो ऑपरेशन उनका कॉस्ट था वो कट करा के वो प्रॉफिट नहीं आ रहा था उनका, ठीक है। कहीं वो ब्रेक इवन हो रहे थे, इवन कहीं ब्रेक इवन भी नहीं हो रहे थे, लॉस में जा रहे थे। तो हर जगह उन्होंने जब प्रोडक्ट मार्केट फिट मैच कर लिए हर कंट्री में, देन इवेंचुअली दे मूव टू प्रॉफिटेबिलिटी। ऑब्वियसली इसमें पेशेंस भी लगता है, इसमें आपको जो है स्टडी भी चाहिए होती है। आपको ये देखना होता है कि आपने जो चीज़ लेके शुरू हुए, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ से टैकल मतलब हिट कर जाए। आपको जो है नैरो नहीं रखनी सोच, आपने ब्रॉडर रखनी है। देखिए कुछ और यूजर ऐसे हैं जो आपके प्रोडक्ट को किसी और तरीके से यूज करते हैं, आपको हो सकता है वो प्रोडक्ट मार्केट फिट बैठ जाए, ठीक है। तो अगर आप स्टिफ रहेंगे कि नहीं भाई मैंने तो जो है वो लॉन्च किया प्रोडक्ट इन यूजर्स पे, सिर्फ यही हमारा जो है ना वो एरिया है, हम इधर उधर नहीं देखेंगे। वही बात है कि जहाँ रेवेन्यू जो है आपका जनरेट हो रहा है अगर एक के सेगमेंट से, तो ज़रूरी नहीं है कि आप देखें अगर प्रोडक्ट कोई और जो यूज़र है वो किस तरह यूज़ कर रहा है। हो सकता है एक न्यू सेगमेंट हो जो आपके प्रोडक्ट को अलग तरीके से यूज़ करे, आप उसको जो है हिट करेंगे तो वो ज़्यादा रिटेन आपके साथ रहना पसंद करेगा उसके जिसके आप उन्हें टारगेट किया हुआ है। सो एंड इट इन्वॉल्व, ज़रूरी नहीं है। और आप ये भी अगर आप एक जगह स्ट्रिक्ट रहेंगे कि भाई ये यूज़र बेस हमें जो है ताहयात रखना है, इट्स नॉट नेसेसरी। इन्वायरमेंट चेंज होता है, लोग चेंज होते हैं, पूरी फिलॉसफी चेंज आती है, तो उसके साथ आपने इवॉल्व करना है और आपने देखना है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट अगर पहले बैठ भी गया है किसी यूज़र बेस के साथ, किसी रीजन के साथ, किसी जो है स्पेसिफिक आई वुड से वैल्यू प्रोपोजिशन के साथ, नेसेसरी नहीं है कि वो 1-2 साल बाद वो वही रहे। तो आपको जो है पिवट करना लाजमी है, जो सारी जो अच्छी कंपनीज हैं जिन्होंने किया और अब तक सस्टेन रह रही है। तो आई गेस उसमें इस तरह भी हो सकता, देखिए आप जैसा कि उबर की हम बात कर रहे थे, व्हेन कोविड हिट तो वो कॉन्टैक्टलेस मील डिलीवरी पे आ गए, जिससे आपने मेंशन किया, एंड उस टाइम पे उनका प्रोडक्ट जो है उस टाइम की मार्केट के लिए बिल्कुल फिट था। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर वो सिर्फ ह्यूमन ड्राइविंग के ऊपर जा रहे हैं तो वो कहें कि नहीं यही करना है आप। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर वो इस पे ही रहते तो ठप हो जाती कोविड में, वो भी हम उसकी भी एग्जांपल दे सकते हैं। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? अच्छा, मेरा बड़ा सिंपल सा इस पे एक चीज़ है, वही बात है कि टिकट और लीव इट, लेकिन ये कि मैं स्टार्टर को बोलता हूँ थोड़ा समझ लें।
राइट आंसर शायद हो सकता है कोई, शायद वाईसी वाले बहुत अच्छा जवाब दें, हार्वर्ड वाला कोई दे। मेरा बड़ा बेसिक सा उसूल है जो आज मुझे बता रहा हूँ, हम पहले बात कर रहे थे, स्टार्टअप ने जवाब दिया बड़ा अच्छा कि यार मार्केट फिट मेरे लिए वो है जिसको पैसे मांगने ना पड़े, क्योंकि इसको जरूरत ही नहीं है, इसका इतना अच्छा चल रहा है भाई, मार्केट फिट है, इसका प्रोडक्ट मतलब तुझे बनाया गया मेरे लिए ये वो है एग्जैक्टली प्रोडक्ट को बनाया गया मार्केट के लिए नहीं है, मार्केट बनी इसके लिए थी, वो ऐसी है। आई थिंक इसका बेसिक जवाब ये है। आ जाते हैं चीज़ों पे, अगर टेक्निकलिटीज पे आ जाए लोग कहेंगे यार ये बड़े फलसफी बन रहे हैं, समझा ही नहीं रहे कोई। जनरल चीज़ होती है ट्रैक्शन, मैंने बोला वैल्यू बिल्डिंग होती है, वैल्यू क्लाइंट को नजर आ गई तो उसका मतलब 10 क्लाइंट को नजर आई तो समझ नहीं आएगा, हाँ 100,000 क्लाइंट डिपेंडिंग ऑन B2B या B2C है, वो भी चीज़ देखना है, नीश है कि नहीं है, बहुत सारे हर मार्केट के हिसाब से डायनामिक्स अलग होता है। तो वही बात है, मैं ऐसी बातें करूँगा बहुत ड्राई हो जाएगा, लेकिन चले समझने के लिए कि अगर मैं रोलेक्स की घड़ियाँ बेच रहा हूँ तो मैं 1 मिलियन घड़ियाँ नहीं बेचूंगा, रोलेक्स को 10,000 घड़ी बेचनी है, लाख घड़ी बेचनी है एटमोस्ट, लेकिन रोलेक्स का कंपेटिटर आएगा वो लाख नहीं बेचेगा ना, लेकिन उसको चेक करने के लिए 100 चाहिए रोलेक्स जैसे, ताकि वो रोलेक्स सर्कल में जाए, पता लगे यार बिक सकती है कि नहीं, पहला बिकेगा, 100 बिकेगा, 1000 जब बिकेंगे तो अच्छा अब मार्केट में आवाज आने लगी तो प्रोडक्ट मार्केट फिट है, उस तरफ जा रहा है, तो द प्रोडक्ट इज फिट, द प्रोडक्ट का कोई मसला नहीं है, अब इसको मार्केट रेडी करना है कि वो मार्केट का फिट हो सके। तो बेसिक नंबर ट्रैक्शन होते हैं, आप उसको असेस कर सकते हैं, ठीक है। जनरली वही मैंने आपको बताया मार्केट वैल्यूएशंस होती हैं, ठीक है, दे कैन बी वेरी वेरी टेक्निकल, ठीक है, कि टोटल एक्वायरेबल मार्केट कितनी है, वही बात है कि आपकी सब्जेक्ट अभी मार्केट कितनी है, आपकी टेंजिबल मार्केट कितनी है जो आप अपनी हैसियत औकात के हिसाब से फिलहाल कर सकते हैं, वही बात है। अभी बड़ा होकर सिविक बनूंगा या ट्रक बनूंगा या जो भी बनूंगा, लेकिन अभी तो रिक्शा ही है ना, तो उसके हिसाब से काम कर ले। तो वो जो आपने इनसे उससे पहले फिर बात करी थी उस पर टाई बैक करते हैं, जो अभी तक बात है कि कब स्टार्टअप को समझ आएगा कि हम हैं कि नहीं है, वही बात है, ये तो आपका बेबी है तो आप जाने इसकी कब बीमार है कब अच्छा है। लेकिन जो एक और चीज ऐड करूं जो टेक्निकल है वो है LTV, लाइफ टाइम वैल्यू। ये कस्टमर आपका प्यार का बंधन नहीं है, वो शायद डिपेंड करता है अगर शादी से रुका हुआ है प्यार का बंधन ही हो, लेकिन एक लाइफ टाइम वैल्यू होती है कि एक कस्टमर ओवर अ लाइफ टाइम, मरते दम तक या जब तक बेसिकली प्रोडक्ट जिंदा है आपकी या मार्केट जिंदा है, अदरवाइज वो कितना रेवेन्यू दे जाएगा। तो वो रिश्ता तो कोई है नहीं कि हमेशा चले या कोई ब्लड रिलेशन, इट्स गोइंग टू एंड, मार्केट चेंज, प्रोडक्ट हैव टू चेंज, अटल तो कोई चीज नहीं है ना, इन्फिनिट तो कुछ भी नहीं है, हम भी नहीं है, आप भी नहीं है, प्रोडक्ट भी नहीं, मार्केट भी नहीं, एवरीथिंग अडैप्ट्स। बट द ब्यूटी ऑफ ऑल ऑफ दिस people need to understand, स्पेशली जो एक्चुअल एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, स्टार्टअप बनाना चाह रहे हैं, भाई टेक एनेबल्ड, धंधे वाला नहीं, चिप्स वाला नहीं, ई-कॉमर्स वाला, टेक्निकली नहीं है स्टार्टअप, अनलेस अंटिल वो इनोवेशन के थ्रू कोई सोशल एंटरप्राइज कर रहा है या टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है। बेस्ट चीज ये है समझने के लिए कि भाई टेक स्टार्टअप जो बोलते हैं और टेक आता है, उसमें खूबसूरती है कि वो DVF मॉडल को पर्सोनिफाई करता है। अब ये वो चीज़ है जो बोरिंग लगेगी कि जो मैंने बोला, डाइवर्सिटी, वर्सेटिलिटी और आपकी क्या कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी समझ लें, फिजिबिलिटी होती है, लेकिन बेसिक मैं समझा रहा हूँ कि आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि वो डाइवर्स है, थोड़ा अलग है, ठीक है, वो वायबल भी है, यानी वैल्यू प्रोपोजिशन भी आ गई, वो मार्केट फिट बन रहा है, प्रोडक्ट फिट है स्टेज पे, और फिर फीजिबल, जो नंबर्स हैं, जो मैंने सारी बातें बोली, वो वैल्यू जो प्रपोज हो रही है, जो आप करना चाह रहे हैं, इट मेक सेंस। बट उसके साथ साथ सबसे बड़ी जीत स्टार्टअप की जो कन्वेंशनल बिजनेस की नहीं होती, और फिर क्या वजह है कि वो 6 से 9 साल उसको लगते हैं IPO में जाने में, एग्जिट करने में, जबकि एक बाप दादा बनाते हैं बिजनेस और फिर पोता रीप करता है। एक हमारा एक कहावत कह सकते हैं अर्बन नॉर्मन कल्चर में, तो वो इसीलिए। लेकिन एक स्टार्टअप 9 साल में IPO कर सकता है, 1 बिलियन, 10 बिलियन, $100 बिलियन की वैल्यूएशन कर सकता है। OpenAI ने करा है, प्रूव करा है, राइट। कन्वेंशनल बिजनेस कर सकता है। उसका सबसे बड़ा रीजन वही है, वो डाइवर्सिफिकेशन से ज्यादा अडेप्टेबल है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी इट्स प्रोवाइडिंग। उबर का आपने एग्जांपल दिया, प्राइम एग्जांपल है। कोविड आया, अचानक से अडेप्ट कर दिया, लिटरली विद इन डेज। कैसे? टेक था। इसमें उमर, अगर हम थोड़ा ज्योग्राफी को देखें तो अमूमन पाकिस्तान पे ये स्टैंप लगा दिया जाता है कि यहाँ स्टार्टअप्स इसलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि इनोवेशन इतनी नहीं है, आपका टेक भी इतना अच्छा नहीं है कि आप उसको स्केलेबल नहीं कर पाते। सो आपने तो घाट घाट का पानी पिया है, यू नो बेटर, कि आपको क्या लगता है कि रीजनली अगर हम देखें या अक्रॉस द वर्ल्ड भी हम देखें, क्या हमारे इनोवेशन में सच में मसला है, हमारे टेक में मसला है, या फिर वो हमने इकोसिस्टम इतना कंजस्टेड बना दिया कि हम जितना भी पुश करें हम नहीं आगे ले जा पाते? पहली बात तो ये है कि इनोवेशन की यहाँ कमी नहीं है, टैलेंट की यहाँ पर कमी नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टैलेंटेड हैं। इसकी कुछ एग्जांपल इस तरह है कि यहाँ के बने हुए जो
फाउंडर्स हैं, पाकिस्तानी फाउंडर्स स्टार्टअप, जो ऑब्वियसली उन्होंने जो है फिर किसी के साथ कोलैबोरेट किए, जर्मनी वगैरह के साथ, मेटा ने एक्वायर किए, ओपन एआई ने एक्वायर किए। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ जानी चाहिए कि इनोवेशन की कमी नहीं है, यहाँ पर लोग हैं जो जो स्लैंग टर्म में बोलते हैं जीते, ठीक है। इशू ये आ जाता है, मल्टीपल इश्यूज आते हैं कि एक ये कि कल्चरली जो है ना, आपका जो पाकिस्तान के मेंटलिटी है जो उन्होंने बताया था, रिस्क टेकर नहीं है, ठीक है। और वो बचपन से हम देखते हुए आते हैं, इसलिए ऐसा ये है कि हर चीज़ सेफ में चलो, ठीक है। जॉब में सेफ्टी है, ठीक है, आप अर्न करते हो, आप खर्च करते हो, आप जब स्टार्टअप पे जाते हो तो आप हर चीज़ एक जगह पे जो है पुश कर रहे हो, आप अर्न नहीं कर रहे, तो एक ये चीज़ रिस्क आती है, कल्चरली आ जाती है, इवन घर से आ जाती है कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम ग्रेजुएट हो गए हो, जॉब करो, ये तुम स्टार्टअप वार्टअप क्या होता है, ये चीज़ें कुछ नहीं होती। सिमिलरली इंडिया में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। अब थोड़ा जाके जो है चेंजेस आ रही है, बट उनके भी जो माँ बाप हैं या दादा हैं, उनकी भी मेंटलिटी ये है कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, नौकरी करो। और वहाँ पर भी हमारी तरह ये है कि इवन प्राइवेट और पब्लिक में आ जाता है, पब्लिक नौकरी करो, उसमें ज़्यादा सेफ्टी है, प्राइवेट में तो आपको नहीं पता। तो पर वहाँ पर जो है ये है कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं, उनको एक चीज़ ये कि उनको पढ़ाई में कुछ उनके अच्छे स्टूडेंट IIT आई वुड से कि टॉप टियर जो है यूनिवर्सिटीज़ है, उनको बताती है किस तरह आपने जो है स्टार्टअप खोलने, किस तरह उनको इतना रेडी कर देती है कि वो बस बाहर जाके जो है वो उनको हर चीज़ पता होगी किस तरह टैकल करना है। सेकेंडली जो है वहाँ पर जो है इंडिया में ख़ास तौर पे ये होता है कि उन्होंने जो है जो एक चीज़ वहाँ पर फॉर्चुनेटली उनके लिए है, उनके पास नंबर्स है, पॉपुलेशन बहुत है और इनेबल्ड पॉपुलेशन है वहाँ पर, चाहे वो लिटरेट ना हो बट उनके पास मोबाइल फ़ोन है, उनके पास इंटरनेट है, जो वहाँ पर उन्होंने इनेबल किया। अब वही बात है, कंट्रोवर्शियल है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट वहाँ जियो एक नेटवर्क है जिन्होंने जो है इनेबल कर दिया, इतना सस्ता इंटरनेट दे दिया कि हर किसी के पास वो इंटरनेट मौजूद आ गया। जब आपने इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया ना आपके लोगों को, तो टेक इनेबलमेंट तो हो गई। अब कोई भी स्टार्टअप आएगा तो वो अगर कुछ अपना छोटा सा भी चीज़ लॉन्च करता है, 1 मिलियन ट्रैक्शन उनको ऐसी मिल जाती है। इस तरह व्यूवरशिप पे भी है सोशल मीडिया पे कि वो कोई एक पोस्ट डालता है, पाकिस्तानी को 1 मिलियन पहुंचते पहुंचते इतना टाइम लग जाता है, और वहां पर वो कोई लिटरली एब्सर्ड मूवी वीडियो हो, उस पर 1 मिलियन। तो वहां पर ये चीज इनेबल की किसी ने उठ के की, अगेन वहां पर गवर्नमेंट ने नहीं की काम, कोई एक प्राइवेट बंदा उठा, उसने ये कर दिया और उसने लंबा गेम खेला, उसने बहुत लंबी वजह से कहा शुरू में हमें जो है बर्न करने पड़ रहे पैसे, बट एक दफ़ा जो वो नेटवर्क से कनेक्ट हो गए तो अब वो इससे कनेक्ट है, और उसकी वजह से टेक एनेबलमेंट बहुत हो गई। इवेंचुअली गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया इस चीज़ को। हमारी इस चीज़ की कमी है पाकिस्तान में, ठीक है। UK US में भी इस चीज़ की कमी नहीं है, उन्होंने इनेबल किया हुआ है, जिसकी वजह से आपकी टेक जो है मतलब किस तरह ग्रोथ करेगी। आपके अगर कंज्यूमर ही नहीं है, ठीक है, तो आप एक बॉटल नेक आ जाएगा। मेरे ख्याल से 30 मिलियन आपने कहा था कि यहाँ पर इनेबल हुए हुए, हमारी जब डिस्कस हुई थी कि इंटरनेट यूजर्स, हाँ इंटरनेट यूजर्स मिनिमम है, बस उसमें जो स्टैट्स हैं जो गवर्नमेंट रिलीज करती है वो आई थिंक इट्स क्लेम्ड अप टू हमारे पास 45 मिलियन तक भी हो गए हैं, 60 मिलियन भी हैं, लेकिन वही बात है, वो ज़्यादातर असल में एस्टिमेट्स होते हैं नंबर्स के। तो अच्छा यूज़ कर रहा है एक ही फ़ोन 3 बार। हाँ, तो एक वजह ये आ जाती है कि आपके कैप पहले से मौजूद है, तो इवन अगर इन्वेस्टर दोनों जगह, एक स्टार्टअप जो है बंदा फाउंडर आ रहा है वो सोच के कर रहा है तो वो कहेगा मेरे पास तो एक पहले से कैप है जो बढ़ नहीं रहा जल्दी से, ठीक है। दूसरी जगह VC भी आएगा, वो कहेगा भाई ये मैक्स कितना 45 मिलियन ही रीच कर पाएगा ना, तो ये कैप हटाने की भी ज़रूरत है किसी तरह के हम जो है इनेबल करें। अब ये अलग टॉपिक है कि इससे फ़ायदे और नुकसान क्या होंगे। इंडिया में भी बहुत नुकसान और बहुत फ़ायदे हुए दोनों चीज़ों के। लोग जो है कंज्यूम इतना करने लगे कि दे आर लाइक नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, बट वही बात है, हर टूल का अच्छा और बुरा यूज़ हो सकता है। तो दूसरी वजह ये, तीसरी वजह जो है वो ये है कि वहाँ पर जब कोई प्रोडक्ट जो है वो इनोवेट या कुछ लाते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप वो अपनी मेंटलिटी, देसी मेंटलिटी के हिसाब से वो प्रोडक्ट बनाते हैं और उस तरह लॉन्च करते हैं, और अगर नहीं तो वो इस तरह प्रोडक्ट बनाते हैं कि जो मैं एक थोड़ा सा पिवट इसमें कर रहा हूँ कि वो बनाते इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए, देसी ऑडियंस के लिए बनाते, और इवेंचुअली जब वो हिट कर जाते हैं तो वो देसी उसके लिए भी लाते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मैंने नहीं देखा कि हम जो है वो इंटरनेशनल, अगर आप
नहीं कर पा रहे, ऑब्वियसली आपके पास वो लैकिंग है, आपके पास बहुत सारे कंस्ट्रेंट है, आप ऐसा जो है गैप ढूंढो, ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो इंटरनेशनली जो है कैटर करे और इवेंचुअली आके आप यहाँ पर करो। करीम इससे एग्जांपल है। करीम जो है वो मिडिल ईस्ट में बनी, ठीक है, उन्होंने मिडिल ईस्ट देखा, उन्होंने मुस्लिम कंट्रीज बहुत सारी जो है कैटर की, इजिप्ट वगैरह किया और फिर आके यहाँ पर पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया। तो आप बहुत सारे जो है स्टेप इस तरह कर सकते हो कि आपको अगर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन मिल गई है, आप रास्ते बनाओ। हम जो है वो रास्ते नहीं बनाते और फिर वही बातें फॉल बैक में वापस वही कर जाओ। ये पहला स्टेप था कि रिस्क टेकिंग नहीं है हम, ठीक है, और हमें बाय लाइक बचपन से नहीं बताया गया है कि इस तरह की चीज़ें करनी है, कि वही है कि आपने जो है पढ़ना है, जॉब करनी है, बस जॉब से जो है प्रमोशन लेनी है, प्रमोशन जाके मैनेजर बन जाना है, बस आपकी ज़िंदगी खैर है। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हम थोड़ा पीछे हैं, बट इस वजह से नहीं कि हमारे पास इनोवेशन नहीं है, इस वजह से नहीं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे पास रिसोर्स बहुत बहुत अच्छी है। देसी जो है वो माने जाते हैं टैक्स से, मतलब मैं आप जो है जाएंगी ना किसी भी कंट्री में, तो ऑब्वियसली एक ही पॉपुलेशन वाइज आता है, आपको ज़्यादा इंडियन ही समझते हैं क्योंकि उनके लिए वो बिलियन पॉपुलेशन है, तो पर उनका क्या है कनेक्शन है इंडियन टेक, फिर टेक में ही होगा। तो इतनी जो है अगर आपको ये समझ में आ गई कि दुनिया जो है आपको टैलेंट जो है टैक्स से समझ रही है, तो इसका मतलब टैलेंट ही तो कमी नहीं हो सकती। हाँ, ऑपरेशनलाइज किस तरह करना है, किस तरह आपके फेयर्स को जो है वो टेम करना है, ये चीज़ों की कमी है। और कैप्स किस तरह हटाने हैं, इसमें बहुत मतलब आपको एज एन इंडिविजुअल भी काम करना है और गवर्नमेंट और अदर सेक्टर, इवन प्राइवेट सेक्टर्स को भी जो है इसमें काम करना है ताकि पुश कर सके। सो इसमें हस्कील मेरा एक सवाल है आपसे, हम बात करेंगे थोड़ा सर्विसेज टू प्रोडक्ट रैप के ऊपर, ठीक है। हाँ, पाकिस्तान में जो स्टार्टअप्स हैं दे यूजुअली गेट स्टार्टेड एज एन एजेंसी, ठीक है, तो वो रियल ट्रांजिशन कैसी लगती है फ्रॉम सर्विस टू प्रोडक्ट, ठीक है, पहला सवाल। और दूसरा मुझे बताएं कि फाउंडर्स को कब ये डिसीजन लेना चाहिए कि यार अब मैं जो हूँ ना अपना सर्विस मॉडल जो है उसको थोड़ा सा किल करूँ ताकि मैं थोड़ा सा स्केल कर सकूँ। Boils back to where I started the conversation. Vision बहुत important है, mindset। और मैं अपना एग्जांपल दे देता हूँ, वही जब जहाँ से वो एक जर्नी स्टार्ट हुई इंडिपेंडेंस वाली, तो वो मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले ही दोस्तों को बोल चुका था, जिसका काम करना चाहता उसको बोल चुका था ये काम हम कर रहे हैं पैसे बनाने के लिए, सही तरह बनाएंगे, बिल्कुल मज़ा आएगा, मुझे करना है, टेस्ट भी करना है, होगा, मुझे पता है, ज़िंदगी भर का काम नहीं करना, ज़िंदगी भर यार मुझे बैठ के पीपीसी कैंपेन नहीं रन करनी, ये 25,000 15,000 8,000 डॉलर के लिए पहले इन्वेस्टर के आगे रो, फिर डरो कि यार जस्टिफिकेशन होगी नहीं होगी, कैंपेन फेल ना हो जाए, फिर डेट सीजन आ रहा है उसके लिए आगे अगला क्वार्टर कवर करना है, तो कब तक ये साइकिल चलता रहेगा। और ये अल्हम्दुलिल्लाह कैन से बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गई थी चीज़, क्लियर नहीं था, लेकिन था कि हमेशा यही काम नहीं करना, ये काम करूँगा पैसे कमाने के लिए। यहाँ आता है एक और बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन, लोग कहते हैं यार स्टार्टअप है, चीज़ें नहीं है, हम क्या करें, वीसी नहीं है। भाई बिज़नेस करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, बिज़नेस करने के लिए स्किल चाहिए, नेटवर्क चाहिए। अगर पैसा नहीं है, स्किल नहीं है, गरीब लोग नहीं करते क्या स्टार्टअप, सक्सेसफुल नहीं होते, ऐसे हैं। यू नीड अ गुड स्किल जिससे आप पैसे बनाएं, उसको रेप्लिकेट करके अपने बिजनेस की तरफ जाएं। जैसे आपने बोला सॉफ्टवेयर हाउस, मैंने अपना एग्जांपल दिया, वही चीज़ें, डिज़ाइन एजेंसी, व्हाट नॉट। बट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू नीड टू डू एंड बी सक्सेसफुल, यू नीड टू रेप्लिकेट दैट प्रोसेस 1000 टाइम्स, ताकि इतना पैसा हो सके या थोड़ी आपको कॉन्फिडेंस हो सके, सो दैट आप जो हैं आगे जाके अपना कोई प्रोडक्ट बनाएं, ये विजन बनाएं। तो मेरा विजन था कि यार आगे जाके अपना काम करना है थोड़ा अलग। उस वक्त क्लैरिटी नहीं थी, उस वक्त शायद वर्ड प्रोडक्ट ही शायद क्लियर नहीं था, शायद सर्विस बना था कि सॉफ्टवेयर सर्विस कुछ बनाएंगे, लेकिन क्लैरिटी थी कि यार ये करना है। तो वो स्टार्ट हुआ वहाँ से, फिर आइडिया आया कि हाँ सॉफ्टवेयर सर्विस सोल्यूशन बनाते हैं, वो बेचते हैं, उसमें ज़्यादा पैसे बनेंगे, B2B हो जाएगा। वही बात है, क्लैरिटी नहीं थी कि B2B भी कोई चीज़ होती है, उस तरह सोच रहे थे एक्टिवली कि मैं बड़ा भाई आसमान से कोई हार्वर्ड से आ गया या किंग्स कॉलेज की वजह से, IBA की वजह से चीज़ें हो गई। अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन नेचुरली। वही बात है, माइंडसेट, अमाल का दारोमदार नियत पे मैं तो बोलूँगा, आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, आई कैन से, आई बिलीव इन इट। ठीक है, वॉट यू रीप वॉट यू सो इज़ वॉट यू सो, राइट। यही सोच के मैंने एक छोटी सी कह रहा हूँ ना, वो एक जर्नी ली, स्टार्ट हुआ, प्रोडक्ट का आइडिया है, और फिर उस पर मैं जब एंड में जब एग्जिट आप कह लें आप यहाँ आने के लिए, तो एक तरह सेक्रीफाइस ही करा, लेकिन नहीं वो प्रोडक्ट आप लोग करो, वो आपका, मैं दूसरा बना लूँगा, मुझे पता है, लेकिन मुझे लग रहा है मेरी ज़्यादा ज़रूरत है NIC को। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स व्हाट आई कम इन एज वेल। और स्टार्टअप नीड टू अंडरस्टैंड, जो आपने कहा ना कि कैसे ट्रांजेक्शन करें, ऐसे ट्रांजेक्शन करें। अगर आपको लग रहा है आपने इतने पैसे कमा लिए, देखिए पैसे तो फिर कंप्लीटली ख़त्म नहीं होगा ना, आप कब तक वो सर्विसेज बेचेंगे,
वो भी जो कि सर्विस एक्चुअली नहीं है, कहने को डिज़ाइन सर्विस, वो डिज़ाइन की सर्विस आपका भी नहीं है। आप फोटोशॉप वगैरह या दूसरी चीज़ें यूज़ करके आप एक चीज़ कर रहे हो, या वेबसाइट बहुत अच्छा हुआ तो ऐप बना के दे रहे हो, बहुत ज़्यादा ही अच्छा हुआ तो आप प्लेटफॉर्म बना के दे रहे हो। अगर उस प्लेटफॉर्म को आप वाकई में वैल्यू ऐड करवा रहे हो वो अलग बात है कि आपने ज़बरदस्त कोई एक अच्छी चीज़ कर दी, लेकिन ट्राई टू क्रिएट अ गुड प्रोडक्ट ऑफ योर ओन, दैट इज़ वन थिंग दैट शुड बी ए गोल। अगर अभी नहीं है आपका तो अभी प्लीज़ करें। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, सर्विस जो ज़्यादातर मैंने जो है देखा है कि सर्विस से प्रोडक्ट की तरफ आप जब ट्रांजिशन करते हो तो उसमें एक बहुत जो है क्लियर ट्रांजिशन नज़र आती है। सर्विस आपको बेचनी पड़ती है, प्रोडक्ट आपको फिर बेचना नहीं पड़ता। वो खुद ही रिकरिंग जो है वो इतनी वर्ड ऑफ माउथ चीज़ हो जाती है कि अब वो खुद ब खुद यूज़र आपके पास आते रहते हैं, तो फिर वो आपको सर्विस बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ जाती। वही बात है इवेंचुअली ना, वो मैं ऐड करता हूँ कि मैंने कहा भाई मैं कब तक पीपीसी कैंप पे चलूँगा, और मैं गोरों के पीछे भागूंगा और फिर बोलूँगा 25 के 50 या 75 हज़ार करने हैं, और फिर ताकि अगली पीपीसी कैंप पैसे भी चाहिए, 25,000 खाली जेब में थोड़ी आएंगे, वो भी तो लगाने हैं ताकि 50,000 जेब में हो, इन्जॉय भी करें। लेकिन फिर दिमाग में नहीं यार ऐसा कोई चीज़ बनाओ, गोरे आपके पास आए यार, आप उनको बेचो, दूसरी दुनिया को बेचो, वही आइडिया। ये देखें बोल वही रहे शब्द हमारे इस तरह का चक्कर है। So my last question from both of you, it is a very important question. If nothing changes, ना पॉलिसी चेंज होती है, ना फाउंडर्स का बिहेवियर चेंज होता है, ना हमारे फंडिंग कल्चर चेंज होता है, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का स्टार्टअप इकोसिस्टम अगले 5 साल में कहाँ नजर आएगा? क्या वो उसी तरह स्टेगनेंट रहेगा या कुछ चांसेस हैं या होप हैं कुछ फ्लरिश होने के? अच्छा, लोग तो वैसे सब सुन के कहेंगे भाई खत्म ही करो दुकान, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। समटाइम्स द मार्केट इज नॉट रेडी, मार्केट फिट प्रोडक्ट इसलिए नहीं होता। तो इसी तरह अभी हमारी मार्केट रेडी नहीं थी, हमने एक अच्छा इनोवेटिव नोबल आइडिया लाया और अब चीज़ें खुल रही हैं। तो अब ज़रा ऐसा था, वीसी मेच्योर नहीं थी, वीसी सर्कल था ही नहीं हमारे, वो भी चीज़ें चेंज हो रही हैं। फैमिली हाउसेज अब वीसी की तरफ जाएंगे, वीसी स्टूडियो बनेगा, फिर जाके एक्चुअली वीसी बनेगा या कुछ इस तरह का मॉडल होगा। तो इसी तरह जो स्टार्टअप जिनमें इन्वेस्टमेंट हुई, इनोवेशन आई है, वो तब तक ग्रो होंगे इंशाल्लाह। जैसे हमारे 408 आज तक इंक्यूबेट हुए हैं माशाल्लाह, 125 एग्जिस्ट करते हैं, 125 का रिकरिंग रेवेन्यू एट द वेरी लीस्ट 1 मिलियन है, तकरीबन 50% एक्चुअली, जो तकरीबन 5 मिलियन या उसके करीब या उससे थोड़ा कम है रेवेन्यू, इस तरह कह रहे हैं स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग। और तकरीबन हमारे पास 15-25% है जिनका 1 CR से ऊपर का रेवेन्यू है रिकरिंग। तो यही ग्रो करेंगे जब, हो सकता है यही आगे जाके इन्वेस्ट करें, और तब तक लोग भी इतने इक्विप हो जाएं, इंशाल्लाह इकोनॉमी बेटर हो जाए, ऑयल एंड गैस डिस्कवरीज हुई हैं जेमस्टोन्स की, वो चीज़ें हो जाएं बहुत सारी। फिर इनोवेशन ड्रिवन खाली एक सर्टेन वर्टिकल पे तो नहीं होगी ना, दुनिया भी चेंज हो जाएगी, एआई चेंज हो रहा है, तो हो सकता है नए वर्टिकल्स आ जाएं हमारे पास, ठीक है। तो होपफुली आई थिंक थिंग्स विल बी मच बेटर, और पाकिस्तान इज पोजीशन रियली वेल। जैसा उन्होंने कहा कि हमारा बहुत अच्छा टैलेंट है, उसको बस नर्चर करने की ज़रूरत है, उसमें एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव डालने की ज़रूरत है, और ज़बरदस्त हमारे पास आई थिंक जो है ना फ्यूचर है रियली प्रॉमिसिंग। बस वो जो 2.5 करोड़ बच्चे, 3 करोड़ बच्चे स्कूल के बाहर रह गए, उसी तरह मैं नहीं चाहता कि हमारे प्रॉमिसिंग 10 बाइकियाँ भी जो है ना वो पीछे रह जाए। तो प्लीज़ डू अप्लाई एंड प्लीज़ टू कम। और NIC अब आर्ट इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं, कराची वाला सबसे सक्सेसफुल माशाल्लाह रहा है। तो टोटल अगर NICs ने परफॉर्मेंस अगर आप देखें कराची में, क्यों आप मैं बात कर रहा हूँ और आप आएँ यहाँ पे और हमसे सीखें थोड़ा, कि 18 बिलियन रेवेन्यू जनरेट करा सबने मिलके आज तक, उसमें 13 बिलियन तकरीबन NIC कराची ने जनरेट करा है सिंगल हैंडेडली अल्हम्दुलिल्लाह, और 12.5 बिलियन से ज़्यादा की हमने जो है ना, सॉरी 11 बिलियन या 12 बिलियन ऑलमोस्ट कहना, इसके बीच का फिगर है एग्जैक्ट, जो हमने इन्वेस्टमेंट्स रेज करेंगे सिंगल हैंडेडली। 12 बिलियन आई थिंक इज अ टोटल फिगर फॉर इन्वेस्टमेंट्स रेज बाय ऑल NICs, और 11 बिलियन सिंगल हैंडेडली by कराची, तो इट्स अ ह्यूज फीट। तो हैविंग अंडरस्टूड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, इफ यू are based in Karachi or you want to be incubated in Karachi and you have never been incubated before, ये भी बड़ा important है कि रेडियो स्टार्टिंग से लेके कि आप दूसरे NICs होके यहाँ गए, अगर वहाँ से ड्रॉप आउट हुए, एक ही बार इंक्यूबेट हो सकते हैं NICs में। अगर NIC की बात करें गवर्नमेंट के, तो हमारी कोहॉर्ट 14 चल रहा है अभी, साल में हम 2 कोहॉर्ट लेते हैं। अभी हमारी एप्लीकेशंस खुली हुई हैं फॉर कोहॉर्ट 15, सो प्लीज़ अप्लाई। तो ज़रा अगर आप टेक बेस्ड स्टार्टअप है, इनोवेशन ड्रिवन है, और वही चीज़ें जो भी हमने डिस्कस करी हैं, यही चीज़ें आई थिंक हम जो मोर और लेस डेली कर रहे होते हैं, हर बिजनेस भी कर रहा होता है, मैं समझा भी रहा हूँ। तो यही चीज़ें, आप फॉर्म खोलें, फिल आउट करें, वेटिंग प्रोसेस है, रिलेटिवली स्ट्रेंजेंट है, इस बार का और ज़्यादा होगा थोड़ा, क्योंकि नाउ वी वांट बेटर स्टार्टअप्स कम हेयर, क्योंकि अच्छे स्टार्टअप होंगे तो इन्वेस्टमेंट भी आएगी। आपने कहा ना इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो उसकी मल्टीपल जवाब आते हैं। एक अच्छा जवाब ये भी है, जब अच्छा बच्चा नजर आता है तो उसको डार्टमाउथ भी भेज सकते हैं। जैसे असफंदिया डार्टमाउथ गया, गवर्नमेंट फंडिंग से किया ना, या अगर लोकल से किया था तो कोई भी अच्छे लोग होंगे ना, अच्छे लोग थोड़े होते हैं, दुनिया चल रही है। तो इसी तरह उसी बेस पे उन अच्छे लोगों ने जो इग्नाइट खोला,
और फिर NIC चला, तो हमें उसी तरह जो है ना, हमें फिल्टर्ड अच्छी ऑडियंस चाहिए. वी आर इनकरेजिंग एज मैनी पीपल टू अप्लाई, and the process of applications will continue up until end of Jan and mid-Feb. Ideally हम रमज़ान से पहले उसको clear off करके और सारी चीज़ें करेंगे. So if there are any questions, you can feel free to reach out to us and apply via nicKarachi.com. हमारी टीम अवेलेबल होती है. आप लोग अगर कराची में कोई बेस्ड हैं, ज़्यादातर लोग जाने obviously, they can come visit us. We have an open door policy. I have an open door policy. तो मेरा literally दरवाज़ा खुला ही होता है. सेम विद असफर हुसैन और प्रोजेक्ट डायरेक्टर. तो आप हमारे पास आएँ, सवालात लें. अच्छी बात है, आप प्री वेट करवा लें. इट्स नॉट चीटिंग इफ़ यू आर गेटिंग गाइडेड. हम कोई आके बैठ के आपको पहले से नहीं लिखना हाँ इसको पास करना है, राइट. सो रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर योर बैकग्राउंड इज, वॉट एवर योर स्टेज इज, आई वुड से आप आएँ ज़रूर इधर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इकोसिस्टम के बढ़ने के लिए कि ये आवाज़ें पता लगें. NIC कराची, स्टार्टअप, व्हाट इज स्टार्टअप इज, डिफरेंस बिटवीन SME, इन्वेस्टमेंट, घर में बातें हों, फैमिली बिजनेसेस हैं. तो वो आप लोग जो हैं, ऑडियंस हमारी, चाहे आप जिस भी एज ब्रैकेट में हो, आप एक दूसरे को, अगर आप इन्वेस्टर हैं पोटेंशियल, तो प्लीज़ इन्वेस्ट करें. आइडियली NICs में करें और कराची में करें प्लीज़, और सही तरह करें. हम आपको इन्वेस्टमेंट वर्दी स्टार्टअप के ओर ले जाएंगे, खाली इन्वेस्टेबल के पास नहीं. दूसरा ये है कि जितना हो सके आप लोग अपनी फैमिलीज़ में भी इस बारे में बोलें कि नॉट ओनली अप्लाई करें बट उस चीज़ को लेके आएँ. देखिए वही बात है ना, जब अब चीज़ सिस्टम बन गया है, दुकान खुल गई है, प्रोडक्ट फिट हमें मार्केट फिट की तरफ जाना है, तो अब मार्केट को भी हमारी तरफ आना पड़ेगा. तो इसी तरह कुछ एंटरप्रेन्योर्स, जब तक हम अपने एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट नहीं लाएंगे, वैल्यू माइंडसेट नहीं लाएंगे, तो इकोनॉमी भी प्रोसीड नहीं करेगी. शोर होगा, इनकलाब आएगा सड़क पे. तो ऐसे आता है ना, जब अंदर से कोई चीज़ होती है, तो अल्लाह ताला ने कुरान में भी लिख दिया, जैसे आप लोग होंगे वैसे हुक्मरान भी होंगे. तो वी ऑल्सो नीड टू चेंज. तो अगर कुछ भी नहीं बदला तो फिर तो जो है कुछ भी नहीं बदलेगा. मतलब फिर आप ये कह सवाल ही जो है बड़ा इरेलेवेंट रह जाता है कि 5 साल बाद हम कहाँ होंगे. हम वहीं पे रहेंगे जहाँ पर हैं अभी. जो मैं देखता हूँ कि 5 साल में हम कहाँ हो सकते हैं. वी कैन लाइक गेट हेड टू हेड विद इंडिया, ठीक है, एटलीस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली हम अपने साउथ एशियन मार्केट की बात करेंगे. US UK को अगर मैं टारगेट करूँ, इट्स काइंड ऑफ वेरी ओवर एम्बिशियस, ठीक है. मगर हमें जो काम करने हैं, मेरे ख्याल से देखिए ये चीज़ है कि दो तरफ से ज़्यादा चीज़ें बदलने की ज़रूरत है. मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ एक साइड से गवर्नमेंट ही सब कुछ करे तो सब कुछ सही हो जाएगा, पॉलिसी मेकिंग ही सब कुछ हो, सब कुछ सही हो जाएगा. यू हैव टू चेंज द माइंड सेट ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, ऑफ द कल्चर ऑफ द सोसाइटी इटसेल्फ है. हमें थोड़ा जो है फेयर टेकिंग होना पड़ेगा. थोड़ी जो है हमें बतानी पड़ेगी कि बिजनेसेस सिर्फ जो है वो दूध वाला या रोटी वाला नहीं होगा. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं. इवन इन एंटरप्रेन्योरशिप पे यहाँ पर लोगों को लगता है कि सिर्फ टेक ही टेक है. भाई टेक सॉफ्टवेयर, सिर्फ सॉफ्टवेयर जो है टेक नहीं होता. आपने बहुत सारी चीज़ें आप इनेबलमेंट कर सकते हैं. आप रोटी जो है वो टेक के थ्रू बेच सकते हैं, आप हार्डवेयर अपने टेक के थ्रू बेच सकते हैं. तो अपना ब्रॉडर विजन रखें. GPUs जो है वो आजकल इतने TPUs और GPUs पे जो है काम चल रहा है क्योंकि AI इतनी आ गई है. तो स्टार्ट मेकिंग योर ओन, ठीक है. हमारे पास जो है सिलिकॉन है, ठीक है, बहुत सारी जगहों पे. US के पास सिलिकॉन नहीं है, वो बेचारा ऐसे होल्ड आउट कर जाता है. तो आप इस एरियाज में भी आएँ, इनोवेट करें. इसमें सिर्फ टेक का इनोवेशन जो है वो बहुत ही जो है ना रखे, हमने लिमिटेड स्कोप पे रखा हुआ है, तो हम बहुत इसको ब्रॉडर वे करते हैं. ये तो इंडिविजुअलिज्म में आ गया. अब साथ में हमें गवर्नमेंट जिस तरह इग्नाइट है, इस तरह के और भी अगर इससे कहते हैं डोमेन में आएँ, और आई डोंट नो लाइक देयर कुड बी लाइक मैनी अदर, बट अगर नई जो इनिशिएटिव्स हम लेते हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लेती है जो पॉलिसी मेकिंग इस तरह करे कि ईज़ कर दे, टैक्सेशन आसान कर दे, आपको जो है इनेबल करे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके. मैं कहूँगा इंसेंटिव दे कि भाई जो इनोवेशन ला रहे हैं, जो है स्टार्टअप खोल रहे हैं, उनको जो है वो मंथली स्टाइपेंड्स दे दे. जो सबसे ज़्यादा इशू रहता है, मैं एज एन इंडिविजुअल खुद कहूँगा कि जब मैं स्टार्टअप खोलने लगा था तो सबसे ज़्यादा जो मेरे सारे हम दोस्त थे, उनका यही इशू था कि भाई हम जो है सोल अर्नर है, हम कैसे करें, हम नहीं कर सकते काम. अगर इस तरह की चीज़ें ये प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली सारे बच्चे चाहते हैं, यंग जो है प्रोफेशनल चाहते हैं ये चीज़ें जो है इस चीज़ों में इन्वॉल्व होना, हेड टू हेड होना. US UK से हमारे पास टैलेंट है, बट यही है कि ये जो रोड है ना, 2 वे रोड है. तो इसमें दोनों तरफ से जब ट्रैफिक चलेगा तो आपकी गाड़ी जो है वो बहुत आगे तक जाएगी. तो हमारी जो बस अभी बात हुई, इसमें बस मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा. उमर से डिस्कशन भी हो रहा था पहले. तो NIC कराची अभी वाहिद इदारा है, वुड से प्राउडली,
जो खुद प्रोएक्टिवली काम कर रहा है, खाली ये नहीं कि इग्नाइट हमें मैंडेट दे रहा है, हम खुद भी मेहनत कर रहे हैं। इग्नाइट ने मेहनत करी, वो पौधा डाला तो वो पौधे की जड़ भी इतनी अच्छी थी, वो अच्छी नस्ल का था कि वो ग्रो कर गया माशाल्लाह। तो हम इन्होंने कहा ना सेमीकंडक्टर वगैरह, अब NIC कराची अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह खुद प्रोएक्टिवली मैं अनाउंस भी कर रहा हूँ, तो ठीक है बाकी लोग भी कर सकते हैं, बिल्कुल आएँ फील्ड में उसी तरह करें। हमने 20 वर्टिकल्स यानी कैटेगरीज डिफाइन करें, ऑल द वे फ्रॉम वुमेन इन एंटरप्रेन्योरशिप इन टेक टू एनर्टेक, एग्री टेक, क्लाइमेट टेक, सेमीकंडक्टर्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, फिनटेक, एग्री अपना एजुटेक, एजुकेशन टेक जो एडटेक होता है आपका, सॉरी, और मजीद वर्टिकल्स। तो 20 वर्टिकल्स आइडेंटिफाई करें। उसके लिए हमने शॉर्टलिस्ट करा है कुछ सर्टेन स्पेशलिस्ट को जो अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, और एक उनके ऊपर 21st काउंसिल होगा, एडवाइजरी काउंसिल, जो हर वहाँ पे मेंबर को 2-2, 3-3 काउंसिल दे दिए जाएंगे जो उनको गवर्न करेंगे, और क्वार्टरली मीटिंग्स होंगी, ज़्यादा नहीं। आइडिया क्या है? आइडिया वही बड़ा सिंपल है। अगेन मैं थोड़ा इंक्यूबेशन सिस्टम के भी ऐड कर दूँ, मैंने कहा ना मेंटोरिंग कोचिंग ट्रेनिंग हम कराते हैं। आइडिया ये है कि हम रोज बैठ के नहीं सोचें अब हम किसको बुलाएंगे, बाकी लोग भी आए, बिस्मिल्लाह, 100 बिस्मिल्लाह, उमर हमारे पास रोज आए, हम अकोमोडेट कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास 4-4 सेशन भी दिन में होते हैं, डजंट मैटर। लेकिन जो प्राइमरी ट्रैक है, हमारे जो सेशंस हैं जो हमें मैंडेटरी कराने हैं और हम जिसके थ्रू हमारा सिस्टम चलता है, वो फिर क्या होगा, वो सारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स ऑलरेडी हैं, तो हमें मेंटोर मिल जाएंगे, कोचेस मिल जाएंगे, ट्रेनर्स मिल जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो अच्छा काम हमारा हो जाएगा। तो हमारा हार्ड वर्क जो रोज हमारा टाइम निकल रहा है वो सेव हो जाएगा। तो हम प्रोएक्टिवली जो एक्चुअली कम्युनिटी बिल्डिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं ना, NIC इनसे बात भी हुई थी, ताकि एक्टिव एंगेजमेंट हो, हम उनकी तरफ जाएंगे, ताकि स्टार्टअप जो बैठे होते हैं आपस में कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे होते, वो कोलैबोरेट करें, वो बैठे हैं, उनको चाय का भी मौका मिले, हमें उनको चाय पिलाने का मौका मिले कि बैठ के उनको सही तरह सर्व करें, राइट, एंड देन गेट समथिंग एक्टिविटीज किक्ड ऑफ, ताकि प्रॉपर एक अच्छा इकोसिस्टम के साथ साथ खाली वही ना वो फैक्ट्री ना बनाओ, एक अच्छा कल्चर बने। तो जरा ऐसी चीज़ें प्रोग्रेस होती हैं। तो इसीलिए मैंने आपको जवाब ब्यूरोक्रेटिक नहीं दिया, मैंने वही दिया जो मेरे दिल में है कि इंशाल्लाह चीज़ें आप प्रोग्रेसिंग, टाइम लगता है, ठीक है। इतने ख़राब माहौल में ये सब हो रहा है, तो अचानक से तो एक छड़ी नहीं घूमेगी ना, तो हमारे पास मूसा वाली छड़ी तो नहीं है कि समंदर अलग हो जाए। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला पे भरोसा है, और वही बात है, टैलेंट है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। एंड थैंक यू फॉर द टाइम, एंड थैंक यू उमर, थैंक यू, जबरदस्त मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉन्वर्सेशन गाइज, इट वाज रियली वंडरफुल, और बहुत इन डेप्थ में हमने हर चीज़ को डिस्कस किया, एंड इट स्टिल बहुत कुछ रह भी गया। सो आई होप इफ दिस कन्वर्सेशन एडेड वैल्यू टू योर इनसाइट्स, सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड फॉलो द Dialectic App for more, and I'll see you on another episode. Thank you.